Hello everyone, welcome to ATP Star, the super learning platform. I'm Surbhan Singh Rajput and in today's session we'll be discussing about thermal physics. I hope आप लोग की प्रिपरेशन एकदम बूम बूम चल रही है बच्चों. फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, थर्मल फिजिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो थर्मोडायनामिक्स का है. किसका है प्यारे बच्चों? थर्मोडायनामिक्स का है. पर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, पर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोडायनामिक्स के साथ साथ हीट ट्रांसफर भी उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि तो थर्मोडायनामिक्स वाला सेक्शन है आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि माइट भी अ पॉसिबिलिटी किसी किसी पेपर में वो चार चार पाँच पाँच सवाल भी पूछ देता है भाई थर्मो से. ठीक है, जैसे लास्ट टाइम करंट इलेक्ट्रिसिटी से फेंक दिया था चार सवाल पांच सवाल थर्मो से ही. तो ये थोड़ा सा ऐसा जोन है जहां से सवाल आते ही आते हैं. दैट्स फॉर डैम श्योर थिंग. ऑल राइट एवरीवन, तो दिस इज समथिंग विच यू कांट स्किप ऑफ. एक्चुअली आप स्किप ऑफ तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. आपको स्किम पूरी चीज़ों का आना चाहिए, ऊपरी सतह जिसे बोलते हैं, हर एक चैप्टर के बारे में मालूम होना चाहिए. ठीक है एवरीवन, ठीक है. पर I'm again repeating this is an important segment which you can't miss. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं थर्मल फिजिक्स. सबसे पहली चीज पढ़ते हैं अपन हीट ट्रांसफर के बारे में. तो हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे बेटा स्केल्स हैं. ठीक है, बहुत सारे अपने सराउंडिंग में स्केल है जिससे अपन मेजर करते हैं टेम्परेचर को. ठीक है, तो स्केल कई हैं लेकिन सबकी मान्यता तो सेम होनी चाहिए, सब चीज़ बतानी तो सेम चाहिए ना. ऐसा नहीं है कि भाई कि एक जगह किसी और स्केल में कुछ और बता रहा है, किसी और स्केल में कुछ और बता रहा है. एक बोल रहा है ठंडी है, उसी जगह पे दूसरा बंदा खड़ा होकर बोला भाई गर्मी लग रही, क्या ही काट रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. राइट राइट सर. तो उसके लिए कई हैं अपने पास क्या स्केल्स, जैसे सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्केल्स हैं. सेल्सियस फ़ारेनहाइट एंड केल्विन रिप्रेजेंटेशन देख लो भाई. केल्विन में डिग्री नहीं लगता, बाकी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आगे डिग्री लगाई जाती है. सही है. इसके अंदर तीन चीज़ों का आप याद रखिएगा, दो चीज़ों को इनफैक्ट. लोअर फिक्स पॉइंट, एक स्केल है तो उसका एक लोअर और एक हायर दोनों फिक्स पॉइंट अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस फॉर सेल्सियस एंड फॉर फ़ारेनहाइट इट इज 32 डिग्रीज एंड अपर इज 100 एंड 212. इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बेटा? 100 में से 0 गया 100, 212 में से 32 गया 180 और वापस से 373.15 से 273.15 ट्रिपल पॉइंट 100. क्लियर हो गया क्या? क्लियर है सर. Now, moving on, we get to know that for any scale, if you want to make any scale, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा क्या? x माइनस एल एफ पी अपॉन यू एफ पी अपर फिक्स पॉइंट माइनस एल एफ पी. फॉर एग्जाम्पल ध्यान सुनना, अगर सेल्सियस की बात करूं, मैं किसकी बात करूं बच्चे? सेल्सियस की बात करूं तो x मतलब किसी भी चीज़ को, मतलब आप ये, मतलब अगर मान लो आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? ध्यान सुनना, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो, ऑल राइट सर, तो यू हैव टू राइट, ध्यान सुनना, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर कितना है डिग्री सेल्सियस में 0 अपॉन यू एफ पी माइनस एल एफ पी कितना है 100. दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस एल एफ पी कितना होता है बेटा इसका? अभी अपन ने देखा, देखो ध्यान से, एल एफ पी कितना है इसका? 32 डिग्री. ठीक है, दैट टर्न्स आउट टू बी 32 डिग्रीज. ठीक है बेटा, अपॉन 180 इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन, करेक्ट है, माइनस 273 अपॉन 100. क्लियर हो गया? कोई समस्या, दिक्कत, दुविधा, परेशानी? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है. दैट टर्न्स आउट टू बी 273. तो इसको सॉल्व कर लेना, तो दिस शुड बी द स्केल. ऑल राइट एवरीवन, चले आगे की तरफ. यस सर. साथ ही में एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, थर्मोमेट्री फिजिक्स की एक वो ब्रांच होती है जिससे आप किसी की प्रॉपर्टी यूज करके, थर्मल प्रॉपर्टीज को यूज करके आप टेम्परेचर को ज्ञात कर सकते हो. फॉर एन एग्जाम्पल ऑलमोस्ट हर एक चीज़ टेम्परेचर के साथ वेरी करती है. मतलब अगर आप इसको हीट करोगे तो इसकी लेंथ वेरी करेगी. ठीक है, अगर कोई वायर का एलिमेंट है, कोई कंडक्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा. तो ऑलमोस्ट डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब टेम्परेचर के साथ वेरी करती हैं. तो वी कैन यूज थर्मोमेट्री टू कैलकुलेट द टेम्परेचर. क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया. कैसे कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा. तो जो ओल्ड थर्मोमेट्री थी वो क्या कहती थी? वो कहती थी, पुरानी थर्मोमेट्री क्या कहती थी, देखिएगा ध्यान से. ये कहती थी कि भाई
टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस की थर्मोआयनिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं लीनियरली। कैसे डिपेंड करती है? लीनियरली। मतलब आपको लीनियर इक्वेशन पता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, बेटा आपको पता ही है। सही है सर, बिल्कुल। तो T इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x प्लस सी, जहां पे x क्या है बेटा? जहां पे x क्या है? थर्मोआयनिक प्रॉपर्टी, थर्मोआयनिक प्रॉपर्टी। सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो मान लो टेम्परेचर की वैल्यू जब जीरो थी, टेम्परेचर की वैल्यू जब जीरो थी तो x की वैल्यू x नॉट थी, ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू जब 100 डिग्री सेल्सियस थी तब हमने x की वैल्यू देख ली बेटा कुछ x100, ठीक है। ये कोई भी चीज़ अपन मेजर कर सकते हैं ना, ये अपन बता सकते हैं क्या कि भाई 0 डिग्री तापमान पे ये कितना है, x की वैल्यू x नॉट है और 100 पे x इक्वल टू, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है। क्लियर हो गया? किसी भी चीज़ की x कुछ भी हो सकता है, लेंथ हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग विच इज वेरिंग विद द टेम्परेचर, दैट इज वाई आई एम कॉलिंग इट अ थर्मोआयनिक प्रॉपर्टी। ऑल राइट एवरीवन? ऑल राइट ही राइट सर, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। तो वैल्यूज को अगर पुट करोगे आप, t इक्वल टू 0 पुट करो, t इज इक्वल्स टू क्या पुट किया आपने बेटा? 0 पुट किया, तो कितना आ गया? एम एक्स नॉट प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस टाइम्स ऑफ एक्स एम एक्स नॉट। t इक्वल टू 100 पुट करो, t इक्वल टू क्या पुट किया बेटा आपने? 100 पुट किया, दैट मस्ट टर्न आउट टू बी व्हाट? m टाइम्स ऑफ x 100 प्लस c, दैट इज m x नॉट माइनस m x नॉट, माइनस एम एक्स नॉट। क्लियर हो गया क्या? देख लो ध्यान से। कोई समस्या, दिक्कत, दुविधा, परेशानी किसी को नहीं है सर? तो लास्ट इक्वेशन क्या बताई थी अपन ने? अपने को पता ही है, t इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? एम एक्स, ठीक है, प्लस सी, t इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है बेटा? एम एक्स नॉट। ऑल राइट एवरीवन? ऑल राइट सर। दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो m से m का मैटर क्या हो गया? क्लोज। ये पता चल गया आपको, t अपॉन 100 जो होगा वो होगा कितना बेटा? t अपॉन 100 माइनस एम नॉट है, सॉरी, अरे डिलीट हो गया है तो, चलिए कोई नहीं, समझ गए होंगे आप। t इज इक्वल्स टू कितना हो गया था बेटा? t अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, दैट वाज टर्न आउट टू बी x माइनस x नॉट अपॉन x एट 100 माइनस x नॉट। आई थिंक क्लियर है। दिस इज ओल्ड थर्मोमेट्री, ठीक है बेटा। न्यू थर्मोमेट्री में ट्रिपल पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे तीनों फॉर्म किसी भी सब्सटेंस के एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑल राइट एवरीवन? ऑल राइट। तो ये है ओल्ड थर्मोमेट्री। याद रहे, कोई भी चीज़ आपको पूछी तो आप ऐसा कर सकते हैं। मॉडर्न थर्मोमेट्री क्या बोलती है भाई? मॉडर्न थर्मोमेट्री क्या बोलती है भाई? टेम्परेचर आप सीधे बोल सकते हो 273.16 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई नहीं लिखता हूँ क्योंकि x जैसे ही दिखने लग जाएगा, x अपॉन x एट ट्रिपल पॉइंट। दिस इज द मॉडर्न थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ तक एकदम बेसिक बेसिक चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चलें आगे की तरफ। बिल्कुल चलते हैं सर आगे की तरफ। तो उसके बाद क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी और आर, आर मतलब क्या है? सेपरेशन बिटवीन एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनके बीच में अपन ने कर्व ड्रॉ किया तो ऐसा एक सिमेट्रिक कर्व आता है। यहाँ से हमको ये पता चला कि भाई साहब होगा क्या, अगर किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस को टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट होंगे और टेम्परेचर बढ़ाने पे जब इनका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ने लगेगा, इसकी वजह से उसके डायमेंशंस के अंदर चेंज आते हैं। ठीक है, तो क्या पता चला हमको कि भाई डायमेंशंस of substances changes, dimension of substances changes with change in
विथ चेंज इन टेम्परेचर। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोड है ही नहीं कोई, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर चेंज आता है, ये टेम्परेचर की वजह से जो चेंजेस आते हैं, 3 प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर। जो पहला चेंज हो सकता है दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपांसन, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपांसन। अब सब लोगों को ये चीज़ें पता है बेटा, बस जल्दी जल्दी अपन एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। लीनियर एक्सपांशन क्या बोलता है कि भाई कोई भी अगर एल लेंथ की रॉड थी एट टेम्परेचर टी, और उसके बाद टेम्परेचर को अगर हल्का सा इंक्रीज करने पे डेल्टा एल तापमान बढ़ जाता, सॉरी डेल्टा एल बढ़ जाता है, तो लीनियर एक्सपांशन बोलता है ये जो डेल्टा एल की वैल्यू है ना, ये होता है अल्फा एल टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। ये प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान सुनना, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, ओरिजिनल लेंथ के, और जितना तापमान आपने उसको दिया है। वेयर अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, वेयर अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। क्लियर हो गया क्या? वेयर अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं, ध्यान सुनना, मैं आपसे अगर बोलूं कि टोटल जो चेंज है, ठीक है, अगर वो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी है, तो जो न्यू लेंथ होगी रॉड की, जो न्यू लेंथ होगी रॉड की एल डैश, क्या मैं उसको बोल दूंगा वो एल प्लस एल डैश होगा, दैट वुड बी गिवन बाय टेकिंग एल कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। This will be the new rod of, so this will be the new length of the rod. All right everyone, all righty right sir. उसके बाद अपन दूसरी जो चीज़ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एरियल एक्सपांशन के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि सर ये बात तो तय है क्या कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए बेटा, डेल्टा ए जो होता है दैट इज गिवन बाय बीटा A delta T, where beta is nothing but coefficient of areal expansion, coefficient of areal expansion. All right everyone, all right sir. तो अगर किसी स्क्वायर प्लेट की बात करूं मैं, इसका लेंथ ये भी A है और ये भी क्या है, A है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसका एरिया जो होगा वो A स्क्वायर होगा। करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल सही सर। तो ये भी आपको पता चल जाएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे, डेल्टा ए बाय ए, तो डेल्टा ए बाय ए जो आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया जो बीटा की वैल्यू होती है वो 2 अल्फा के बराबर होती है। Similarly, for the third case scenario, if I talk about what volumetric expansion, किसकी बात करूं, अगर मैं volumetric expansion की बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए कि यस सर, अगर किसी भी चीज़ को आप हीट करोगे तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बढ़ेगी, और क्योंकि लेंथ को बढ़ने के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन अल्फा है, राइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लीनियर एक्सपांशन कितना है, अल्फा है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बोल सकता हूं जो चेंज इन वॉल्यूम आता है दैट इज गिवन बाय गामा ओरिजिनल वी टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। क्लियर हो गया क्या बेटा? देख लो ध्यान से। यस सर, तो डेल्टा वी इज नथिंग बट गामा वी डेल्टा टी। अगर आगे मैं बात करूं तो जो गामा होता है दैट टर्न्स आउट टू बी 3 अल्फा, गामा जो होता है दैट टर्न्स आउट टू बी 3 अल्फा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, तीनों के बीच में जो रेशियो होता है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का, वो क्या होता है बेटा, अगर ये 1 है, ठीक है, तो बीटा 2 है और गामा 3 है, तो 1:2:3 का रेशियो होता है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलें आगे की तरफ। अगर मैं बात करूं कि भाई टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो पेंडुलम क्लॉक पे कैसा पड़ता है, तो आपको पता है एक सिंपल पेंडुलम जो होता है बेटा, ध्यान से देखते जाइएगा, बस आराम से बैठो और सर को बस सुनते जाओ। क्लियर है क्या? और जो जो समझ में नहीं आए या फिर जो जो सीख चुके हो आप कॉपी में उतारते जाओ। एक सिंपल पेंडुलम जो होता है, आपको उसको पता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है दैट टर्न्स आउट टू बी 2π√L/g। अगर मुझे बताओ टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर क्या हो जाए, इंक्रीज हो, इसको मैं टी को ना किसी और टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ,
इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, स्मॉल टी लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाना, क्योंकि कैपिटल टी पे टेम्परेचर के लिए लिखूंगा। तो आपको पता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ के अंदर भी फर्क आएगा, और लेंथ के अंदर फर्क आएगा तो नया टाइम पीरियड में भी फर्क आएगा। चलिए आइए देखते हैं। लेट डेल्टा बी टी बी द चेंज इन टेम्परेचर। और ये डेल्टा टी बहुत कम है ना, मतलब समर्स, मतलब जो टेम्परेचर चेंज होता है एकदम सडन तो होता नहीं है कि अभी क्या बोलते हैं कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी थोड़ी देर बाद बर्फ़ गिरने लग गई, ऐसा नहीं होता ना। हाँ करेक्ट है। तो ये जो है वो बहुत कम होता है डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, ओके। इसीलिए वहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन अपन लगा पाते हैं, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो जो नया टेम्परेचर आएगा, जो नया टाइम पीरियड आएगा, दैट वुड बी टर्न आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट जो नया लेंथ आएगा एल डैश अपॉन जी। अगर दोनों को अगर आप डिवाइड करें, दैट इज टी डैश अपॉन टी की अगर मैं बात करूं, तो दैट विल टर्न आउट टू बी अंडर रूट ऑफ एल डैश अपॉन एल। क्लियर है क्या? क्लियर है। सच दैट एल डैश को आप क्या बोल सकते हो बच्चा? एल डैश को सर आप बोल सकते थे, देखना ध्यान से, एल नॉट, एल था ना लेंथ पहले, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मैंने अभी आपको बता दिया, अपॉन एल। मैटर क्या हो गया बेटा, ये क्लोज हो चुका है, देख लो ध्यान से। तो टी डैश अपॉन टी जो आया वो कितना आ गया? ये आ गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 1/2। सो दैट कैन आई से दैट टी डैश इज नथिंग बट टी टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टू द पावर 1/2। ध्यान से देखना बेटा, अब अगर डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम है, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है बेटा, अगर बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो को टेंड कर रहा है, ठीक है, तो इसमें अपन एक बाइनोमियल एक्सपांशन लगा सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, टी डैश इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा टी। तो जो चेंज इन टाइम आएगा टी माइनस टी, दैट विल टर्न आउट टू बी 1/2 अल्फा डेल्टा टी टाइम्स ऑफ टी। क्लियर हो गया क्या? कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं है? तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर डेल्टा टी की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब फाइनली टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब विंटर्स की अगर मैं बात करूं तो टी डैश हो जाएगा नेगेटिव प्लस टी, मतलब टी से कम हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर विंटर्स की बात करूं, मतलब समर्स की बात करूं, तो टी डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस तो है टी प्लस समथिंग, तो समर्स में इसलिए थोड़ा सा क्लॉक डिले हो जाते हैं, और विंटर्स में क्या हो जाते हैं बेटा, फास्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? चल आगे की तरफ चलें। सिमिलरली एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है बेटा, किस चीज़ का जल्दी से देख लेंगे। अगर आपको पता है, अगर दो फिक्स्ड एंड के बीच में एक रॉड को क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, दो फिक्स्ड एंड के बीच में रॉड को अगर क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, और उसके बाद इस रॉड को हीट कर दिया जाए, उसके बाद इस रॉड को क्या किया अपन ने, हीट किया। तो क्योंकि यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट है, क्या कंस्ट्रेंट है बच्चे? सर कंस्ट्रेंट ये है कि आप इसको हीट करोगे तो तोड़ के निकल नहीं सकता, ये फिक्स चीज़ है। तो होगा क्या, ध्यान सुनना, तो होगा ये कि जो रॉड है ये इसके ऊपर एक स्ट्रेस डेवलप करेगा, और ये भी इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे दोनों कोने पे। यस और नो? यस सर, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, तो आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स ऑफ स्ट्रेन होता है। क्लियर है क्या? देख लो ध्यान से, स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम ऑफ स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है देखना, हीट करने की वजह से ये जितना लेंथ बढ़ा पाता बेटा, उस लेंथ को इसने बढ़ने नहीं दिया, है ना। तो मतलब उसी मतलब समझो ना, मतलब ये वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसने इस लेंथ को बढ़ने नहीं दिया, तो बेसिकली वही फोर्स यहाँ पे स्ट्रेस के रूप में आ रहा होगा। यस सर। तो स्ट्रेन जो होगा ये क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल होता है। तो मैं क्या बोल दूँ उसको सीधे, सर अल्फा डेल्टा टी, कहानी खत्म। यस सर, बिल्कुल सही। स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बेटा, ये जो रॉड है,
ये वाला क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ से देखने पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिख रहा होगा, करेक्ट है। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू वाई टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा टी। तो आपको पता चल गया ये कितना हो गया, वाई ए अल्फा डेल्टा टी। क्लियर हो गया है? हाँ सर, कोई समस्या नहीं है। साथ ही में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, क्योंकि बाउंड्रीज जो होती हैं, देखो क्या क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि हमें बोलता है सिंपल एक छोटा सा सवाल कि भाई एक प्लेट है, ये सर ध्यान से देखिएगा, मान लो एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर एक होल है और आपने इस प्लेट को क्या किया बेटा, हीट अप किया, ठीक है। तो अब सवाल पूछता है कि इस होल के साथ क्या होगा और इस प्लेट के साथ क्या होगा। तो प्लेट क्या एक्सपांड करेगी, और जब प्लेट एक्सपांड करेगी तो क्या जो होल होगा उसका रेडियस कम होगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड। तो जब हीट जाएगी बेटा, तो क्योंकि बाउंड्रीज रिजिड नहीं है, बाउंड्रीज जो है, बाउंड्रीज हमेशा फ्री टू एक्सपांड होती हैं। क्लियर हो गया क्या? तो जब इसमें हीट प्रोवाइड करोगे तो भाई जो होल होगा वो भी इंक्रीज होगा, होल्स रेडियस विल इंक्रीज। in same proportion as that of body, as that of body, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखिएगा ध्यान से, मान लो इसके अंदर कोई मटेरियल रख दिया अपन ने, कोई ऐसा मटेरियल रख दिया, ये मटेरियल अलग है, ये मटेरियल अलग है, ठीक है। मान लो ये वुडन है और मान लो ये लोहे की प्लेट है, करेक्ट है क्या? उसके बाद अगर आप इसे हीट करोगे, ध्यान सुनना, ठीक है, आप इसे अगर हीट करोगे तो जो लकड़ी है, ठीक है, उसका जो एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑब्वियसली कम होगा, लोहे का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कम एक्सपांड होगी, ये ज़्यादा एक्सपांड होना स्टार्ट होगी। तो जब ये ज़्यादा होना एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगी तो देखना ध्यान से, खैर रेडियस इसका भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, जब हीट किया आपने तो रेडियस इसका ही बढ़ रहा है, लेकिन इसका रेडियस जो है अंदर वाले का तेजी से बढ़ रहा है, तो इट माइट क्रैक द वुडन स्ट्रक्चर। ऑल राइट एवरीवन। तो सब चीज़ इस पर डिपेंड कर रही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन पे डिपेंड कर रही है। जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ज़्यादा है भाई, वो कम टेम्परेचर पे जल्दी से क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। और उसके अंदर तुमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन कम है, तो बाहर वाला एक्सपांड होता रहेगा, नीचे वाला अपनी रेट से ही होगा लेकिन कम होगा, ठीक है। इट विल नॉट ट्राई टू क्रैक इट डाउन। All right everyone, all right sir. तो that was all about thermal expansion. चलते हैं आगे, इसी पे एक प्रॉब्लम करते हैं, देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। लेट अस सी द व्हाट डज द प्रॉब्लम से। देख भाई, दो रॉड है छोटे, कितनी रॉड है, रॉड ए, रॉड बी और रॉड सी, तीन रॉड है बेसिकली। तो रॉड ए और रॉड बी को मिला के रॉड सी बनाया है। रॉड ए में हमने देखा कि जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर थी, उसको जब 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए तो उसके अंदर जो चेंज इन लेंथ आई वो 0.05 सेंटीमीटर आई। रॉड बी की जब हमने बात करी तो उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर थी, सेम टेम्परेचर इंक्रीज किया तो 0.04। इन दोनों के कंपोजिशन से, इन दोनों के कंपोजिशन से, पोजीशन से हमने एक रॉड सी बनाई, ठीक है। तो कुछ इसका लेंथ लिया होगा, कुछ इसका लेंथ लिया होगा, मन गई 50 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है, जब इस रॉड को हमने देखा तो इसका चेंज इन लेंथ आया 0.03 सेंटीमीटर एट टेम्परेचर 0 to 50 डिग्री सेल्सियस। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल ए डैश एंड एल बी डैश। क्लियर है क्या? हाँ सर। यार आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि 0.05 सेंटीमीटर जो आपको दे रखा है डेल्टा एल, वो एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा, है ना। एल अल्फा दैट इज 25 इंटू अल्फा पता नहीं आपको, लेट अस सपोज अल्फा ए, डेल्टा टी आपको पता है 100। ऑल राइट एवरीवन, देख लें आप लोग ध्यान से, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर। अल्फा ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 25 दूनी 50, 1 2 3 4, है ना। तो अल्फा ए विल टर्न आउट टू बी 2 इंटू 10⁻⁻5, है ना। हाँ करेक्ट है क्या? अल्फा ए की वैल्यू आ गई आपके पास।
सिमिलरली अगर अल्फा बी की बात करेगा बेटा तो कितनी मिल जाएगी, 0.04 इज इक्वल्स टू 40 इंटू अल्फा बी इंटू 100. अल्फा बी विल टर्न आउट टू बी कितना हो जाएगा, 4 नहीं 10 हो गया ना, 0. हाँ, तो दिस विल बिकम 10⁻⁻5. अल्फा ए अल्फा बी दोनों आपको पता चल चुका है, राइट बेटा, राइट सर. अब इन दोनों से मिला के एक नया मटेरियल बनाया है जिसकी टोटल लेंथ आपको पता है, टोटल लेंथ है 50 इज इक्वल्स टू आपको पता है एल ए डैश प्लस एल बी डैश है. यस और नो, यस सर. तो देखिए कुछ मटेरियल एल ए से मिलके बना होगा, कुछ मटेरियल एल बी से मिलके बना होगा, दोनों कुछ ना कुछ एक्सपांड हुए होंगे, दोनों कुछ ना कुछ एक्सपांड हुए होंगे. यस और नो, यस सर. अभी समझ में आया ना बेड़ू, ये भी कुछ एक्सपांड हुआ होगा, ये भी कुछ एक्सपांड हुआ होगा. और यहाँ पे क्या स्ट्रेस डेवलप होगी, नहीं, बिकॉज इट इज फ्री टू एक्सपांड. कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी. स्ट्रेस जब तक डेवलप नहीं होगी, जब तक आप कंस्ट्रेंट नहीं कर दोगे, उसके एक्सपांशन को रोकोगे नहीं, तब तक स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी. सो देयर विल बी नो स्ट्रेस डेवलप एट द जॉइंट ऑफ दीज टू. दैट इज वाई द नेट चेंज कितना दे रखा है बेटा आखिरी वाले केस में, 0.03 would be given by alpha A into LA dash times of delta T plus alpha B into LB dash times of delta T. करेक्ट है क्या, करेक्ट है सर. तो could I say 0.03 is equals to alpha A कितना है बेटा, अल्फा ए भी आपने निकाला सर, 2 into 10⁻⁻5 into LA dash नहीं पता सर, और डेल्टा टी आपको पता है कितना है, 50. कितना टेम्परेचर राइज किया, 0 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक, प्लस अल्फा बी 10⁻⁻5 इंटू एल बी डैश. एल बी डैश कितना है छोटे, बता दे खटाक से, 0.04 सेंटीमीटर है ना, नहीं पता, सॉरी एल बी डैश तो नहीं पता ना, इंटू 50. तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यू कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ एल ए डैश एंड एल बी डैश. दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम. ऑन सॉल्विंग यू विल गेट एल ए डैश इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स and remaining LB dash is equals to 50 centimeters. Just cross check it. This is the answer to the problem. Shall we move forward? यहाँ तक एकदम क्लियर है बच्चों पिक्चर? हाँ सर, कोई समस्या तो नहीं है ना सर. चलिए अगर आगे मैं चलने की बात करूं तो हमने बेसिकली सॉलिड्स के बारे में पढ़ लिया, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स कैसे होता है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये प्रॉब्लम अगर आपको आ गई तो कोई समस्या नहीं है. एक खाली ये स्ट्रेस वाला फॉर्मूला याद रखना, कौन सा वाला, दिस वन, और एक की कंसेप्ट, आपको की कंसेप्ट पता होना चाहिए. ठीक है भैया जी, हाँ सर, कोई दिक्कत है क्या, ना सर. अगर मैं आपसे बोलूँ ये लेंथ ए है और ये रेडियस आर है, ठीक है, ये रेडियस आर है, तो इन दोनों का रेट ऑफ चेंज जो होगा वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है. इस बात को आप ध्यान रखिएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, व्हाट इट इज, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड ओनली वॉल्यूम एक्सपांशन. देखना ध्यान से बेटा, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है. सबसे इससे पहले कि अपन थोड़ा सा डेंसिटी पे देख लेते हैं एक बार, है ना, ताकि आपको फील आ जाए. ठीक, इधर देखिए ध्यान से. अब जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है छोटे, मास पर यूनिट वॉल्यूम. करेक्ट है कि नहीं, हाँ सर. तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो नया डेंसिटी कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट नया वॉल्यूम. करेक्ट है. इफ़ यू डिवाइड दोनों को व्हाट यू विल गेट सर, रो अपॉन रो डैश इज इक्वल्स टू वी डैश अपॉन वी. यस और नो, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. तो रो अपॉन रो डैश इज इक्वल्स टू व्हाट इज वी डैश, दैट इज ओरिजिनल वी, राइट. This V dash is the new V, na, right? So what is V dash actually? Sir, the original V plus gamma times of V into delta T upon V. सही है. तो rho upon rho dash is equals to, this will give you 1 plus gamma delta T. Or could I say rho dash is equals to rho times of 1 plus gamma delta T to the power minus 1. करेक्ट है क्या, करेक्ट है. अगेन इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल वी कैन अज्यूम रो डैश इज इक्वल्स टू रो टाइम्स ऑफ 1 माइनस गामा डेल्टा टी. ये चीज़ आपको क्या बताती है बेटा, ये चीज़ आपको बताती है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो 1 माइनस डेल्टा टी जो होगा वो डिक्रीज होगा, और रो डैश क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा. मतलब ऑन इंक्रीजिंग temperature density decreases.
क्लियर है क्या? पिक्चर एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे जो घनत्व होता है किसी भी फ्लूइड का वो क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। सेम इसी फिनोमिना को यूज करके अपन वाटर को बॉईल करते हैं बाय कन्वेक्शन, ठीक है। सेम इसी फिनोमिना को यूज करके जरा देखो कैसे, जरा देखो, जरा सोचो क्या होगा अगर किसी बीकर में आप पानी को हीट कर रहे हैं बेटा। जब पानी को हीट करोगे तो टेम्परेचर के कारण जो नीचे वाला पानी हीट हुआ होगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और ऊपर वाले पानी की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो जो भारी वाला मटेरियल है वो नीचे आना चाहेगा, हल्का वाला मटेरियल ऊपर जाना चाहेगा। तो इसीलिए जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ आता है। बुलबुले देखते हो आप गर्म पानी के, वो कहाँ आता है बेटा? ऊपर की तरफ आता है, और ऊपर वाला पानी नीचे की तरफ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, विच विल सी इन नियर फ्यूचर। ऑल राइट एवरीवन, तो वाटर बॉइल बाय कन्वेक्शन, दिस इज द ओनली प्रोसेस, ठीक है। ओके सर, सेम इसी फिनोमेना को मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं क्लियरली। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की अगर मैं बात करें, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की, तो ध्यान बनाए रखिएगा। अगर मैं एनिमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की बात करूं तो वाटर के साथ एक बड़ी दुविधा वाली चीज़ है। क्या दुविधा वाली चीज़ है? जनरली अभी आपने क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है बेटा? घटने लगती है। पर वाटर के साथ ऐसा नहीं है। अजीब सा कुदरत देखिए, कुदरत का करिश्मा कहिए चाहे कुछ कहिए, 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर की डेंसिटी बढ़ती है, उसके बाद घटती है। 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर की डिग्री बढ़ती है डेंसिटी, उसके बाद घटती है। ये तो नॉर्मल बिहेवियर है वाटर का। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल बिहेवियर, है ना। ये तो किसी भी सब्सटेंस के साथ हो रहा है। लेकिन दिस इज एबनॉर्मल और एनॉमलस। अब देखिए क्या होता है, विंटर्स के अंदर जो लेक्स होते हैं, लेक्स पे ठंडी हवाएं चलती हैं, मतलब पानी का तापमान कम है और बाहर का तापमान पानी का तापमान ज़्यादा है और बाहर का तापमान कम है, ठीक है। तो ज़्यादा से कम की तरफ एयर मतलब हीट का कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ऊपर लेक तो बहुत छोटा सा है लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम, 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऊपर वाली लेयर है किसकी? लेक की, ये फ्रीज होना स्टार्ट होगी, ये आइस बनना स्टार्ट कर देगी एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है? फ्रीज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, तो होगा यूँ। अब वापस से वही वाला फंडा है। तो ऊपर कितना आ चुका है? मान लो अभी 0 डिग्री सेल्सियस आ चुका है। ऊपर कितना आ चुका है? 0 डिग्री सेल्सियस ने फ्रीज होना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, फील करना थोड़ा सा, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा बेटा, ध्यान से करना, टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे पानी की डेंसिटी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे पानी की डेंसिटी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। तो ऊपर वाला जो पानी है वो नीचे जाना स्टार्ट कर देगा, मतलब ऊपर जो ठंडा पानी है वो नीचे जाना स्टार्ट हुआ, चलता गया चलता गया चलता गया, नीचे जाता गया, नीचे पानी ठंडा होता गया ठंडा होता गया। पर जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आया, अब और अगर आप टेम्परेचर कम करोगे, कुदरत का करिश्मा देखना, अगर आप और इस टेम्परेचर को कम करोगे तो अब वो ठंडा पानी नीचे नहीं फेंकेगा। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री से कम तापमान पे इसकी डेंसिटी, ध्यान से सुनना, अभी तक क्या हो रहा था? डेंसिटी बढ़ रही थी, अब डेंसिटी घटने लग जाएगी। जैसे ही घटने लग जाएगी इसका मतलब क्या होगा? जैसे 3 डिग्री पे पानी आएगा, ध्यान सुनना, जैसे ही मतलब 4 से जब इस पे पहुंच जाएंगे, मतलब किस पे? 4 डिग्री पे, तो पानी का तापमान कम करते गए। जैसे ही 3 डिग्री पे तापमान आया तो अब इसकी डेंसिटी घट गई है, और नीचे जो पानी पड़ा है उसकी डेंसिटी क्या है? 4 डिग्री वाली की ज़्यादा है। तो अब पानी ऊपर से नीचे नहीं जाएगा। फील कर पा रहे हो? अब पानी वापस से ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, नीचे पानी ठंडा नहीं करेगा। तो जब ऊपर से नीचे अब पानी नहीं जाएगा तो एक्वेटिक जो लाइफ है वो 4 डिग्री पर रहना स्टार्ट कर देगी। बिल्कुल सही है। तो सर अब क्या हो चुका है? एक ग्लास शील्ड बन चुकी है, मतलब एक आइस की शील्ड बन चुकी है। ऐसी ये प्रोसेस फॉलो करते करते आइस की क्या हो चुकी है? शील्ड बन चुकी है। इसके नीचे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो यहां पे 4 डिग्री तापमान है। यहां पे क्या बन चुकी है? आइस की शील्ड बन चुकी है। अब सर अब आप बोलोगे तो सर ये और रेडिएट करके ये और कम ना हो जाए, ये 3 2 ना चला जाए, 0 ना चला जाए। तो
अब ये भी कुदरत का करिश्मा है, जाने को जा सकता है, लेकिन समस्या ये है, ये जो होता है ना, ये वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, आइस, ये जाने नहीं देता। आप लोगों ने देखा होगा पोलर रीजन्स पे इग्लू 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 बहुत चलता है। वो लोग क्या करते हैं, बर्फ के घर पे बना के रहते हैं। चोमू थोड़ी ना बर्फ के घर में रह रहा है भाई, ठंडी लग रही तेरे को, नहीं लगती। क्यों? बिकॉज दे आर अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर बर्फ के घर के अंदर अगर आप क्या करोगे बेटा, हीट करोगे तो ये ट्रांसमिट नहीं होने देगा बर्फ, ठीक है। इसीलिए यहां पे जो एक्वेटिक लाइफ होती है ये सर्वाइवल में रहती है। अरे हो गया, कोई लोड नहीं है। लेकिन डीप डाउन द वाटर, बहुत डीप होना चाहिए, बहुत डीप होना चाहिए। क्लियर है क्या मेरी बात, है ना? अगर आप यहां पे रहोगे तो, और अगर यहां का टेम्परेचर कम हो तो हो सकता है ये भी बर्फ बन जाए, लेकिन ज्यादा बर्फ नहीं बन सकती, बिकॉज नीचे पानी बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेक भी ऐसा नहीं है कि जरा सा, लेक बहुत बड़ी होनी चाहिए, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, बहुत डीप होनी चाहिए, तब ये फॉलो कर लेंगे। क्लियर हो गया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, चले आगे की तरफ। यस सर। तो दैट वाज द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, सॉरी एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर। चलिए, अगर अपथ्रस्ट की बात करूं, मतलब बायएंड फोर्स की बात करूं, तो क्या होता है बेटा, जब बायएंड फोर्स के अंदर आपको पता है जो वेट होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो जो अपरेंट वेट होता है बॉडी का वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। करके देखिएगा, रो वी जी होता है, क्या होता है, रो इंटू वी इंटू जी, रो ऑफ लिक्विड, वी ऑफ सॉलिड, मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये होता है आपका बायएंड फोर्स। तो जो नेट वेट होता है ना, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एफ बी। तो नेट वेट जो है, वेट नेट, वो हो जाता है आपका एम जी माइनस एफ बी। तो करके देखना, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो अपरेंट वेट होता है बेटा, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर अपरेंट वेट होना इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब जरूर एफ बी कम हो रहा होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। और एक बात आप समझ ही पा रहे होंगे, जो गैसेस का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन है या फ्लूइड्स का जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन है, ठीक है, वो एज कंपेयर टू सॉलिड्स बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मैं ऐसा डायरेक्टली बोल सकता हूँ, क्या बेटा, गामा ऑफ लिक्विड इज एज कंपेयर टू सॉलिड इज मोर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई हैव कंक्लूडेड दिस थिंग। ऑल राइट एवरीवन? ऑल राइट सर। नाउ अब बात करते हैं अपन थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स की। तो भाई एक चीज़ का तो ध्यान आपको क्लियर है, अगर आपने बीकर के अंदर पानी रख के गर्म किया, ठीक है, बीकर के अंदर पानी रख के गर्म किया, तो ज़रा सोचो, जो पहले बीकर होगा, पहले वो गर्म होगा, तो पहले वो एक्सपांड होगा। फील करना, ज़रा सोचना मेरी बात, है ना। बीकर पे आपने पानी रखा और उसको गर्म किया, तो मान लो एक फॉर वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पानी तक वो हीट नहीं पहुंची, पहले तो कहाँ पहुंचेगी, उस बीकर पे पहुंचेगी। अब बीकर जब ये गर्म होगा तो एक्सपांड होगा, तो बीकर जब गर्म होकर एक्सपांड होगा, तो इनिशियल एकदम एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, तो इनिशियली जो पानी का लेवल है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल बात कहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा बीकर ले लिया बेटा, ध्यान से देखो, ऐसा बीकर ले लिया जिसका जो गामा है, जो कोफिशिएंट है, वो लिक्विड के से कम है, लिक्विड से क्या है, कम है, तो उसका मतलब जनरली होगा भी यही, ठीक है। लिक्विड से आपने कम ले लिया, मतलब होगा क्या, ध्यान से देखना, मतलब इसका जो एक्सपांशन का रेट है वो लिक्विड के एक्सपांशन से क्या है बेटा, कम है। तो लिक्विड क्या होगा, राइज होगा, ऑब्वियसली लिक्विड क्या होगा, राइज होगा। लेकिन अगर इसके एक्सपांशन का रेट लिक्विड के एक्सपांशन से रेट से ज़्यादा हो जाए, तो लिक्विड क्या होने लगेगा बेटा, फॉल डाउन होने लगेगा, ठीक है। इसीलिए अपन यहाँ पे 3 गामा की बात करते हैं। एक गामा एपरेंट जो हमें दिख रहा है, एक गामा रियल जो लिक्विड का एक्चुअली रियल है, और एक गामा क्या, लेकिन ध्यान से, वेसल। तो बेसिकली जो गामा एपरेंट है वो क्या है, गामा एपरेंट है सर, लिक्विड जितना बढ़ रहा है माइनस वेसल के बढ़ने का रेट। फील कर पा रहे हैं क्या आप लोग? सर आपने इसको पहले क्यों लिखा, इसको बाद में क्यों लिखा? क्योंकि यार जनरली सॉलिड का जो गामा होता है ना वो कम होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है जनरली, ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो अब देखिए ध्यान से, तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर जैसे ही आप ये लिखोगे वैसे ही डेल्टा वी एपरेंट जो आएगा, ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये ओरिजिनल वी है ना, ओरिजिनल वी इनटू डेल्टा टी टाइम्स ऑफ, है ना, गामा आर माइनस 3 अल्फा। क्लियर हो गया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? और इसके बेसिस पे अपन जज कर लेंगे, क्या जज कर लेंगे, अरे सर अगर गामा आर 3 अल्फा से ज़्यादा होगा तो डेल्टा वी अपरेंट क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब लिक्विड विल राइज। गामा आर 3 अल्फा के बराबर होगा तो डेल्टा वी अपरेंट 0, लिक्विड विल एट रिमेन सेम लेवल। और गामा आर अगर 3 अल्फा से कम हो गया तो लिक्विड विल ड्रॉप डाउन, लेवल ऑफ लिक्विड विल ड्रॉप डाउन।
दैट्स इट। ऑल राइट एवरीवन, किसी कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक? नहीं सर, चलें आगे की तरफ। यस सर। नाउ मूविंग ऑन टू हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर पे आने से पहले कुछ मैं आपको बातें बताता हूँ, सीखिए। तो इससे पहले कि आप हीट ट्रांसफर सीखें, आपको ये पता होना चाहिए कि हीट को ट्रांसफर करने के तरीके क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मान लो आप 3 दोस्त हो, आपका एग्जाम हो गया, बढ़िया, आप लोग बॉन फायर ऑन फायर स्टार्ट करके मजे ले रहे हो एकदम मस्त। सही है क्या? हाँ सर, बढ़िया चल रहा है एकदम, पार्टी वार्टी चल रही है ना। बढ़िया चिकन विकन बॉईल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। एक यहाँ बैठ के पबजी खेल रहा है हाथ में, ठीक है। दूसरे को काम पकड़ा रखा, भाई तू एक काम कर, आग देखते रहना भाई, तू लकड़ी पकड़ रखी है उसने, ठीक है। तीसरे से बोला भाई तू एक काम कर, चेक करके आ भाई पानी बॉयल हो गया क्या, उसके बाद अपन आगे काम करें। पहले का काम क्या है? पहले आराम से दूर बैठ के गेम खेल रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? उसके हाथ में एक रॉड है या फिर कुछ भी है, लकड़ी है, लड़की मत पढ़ लेना है ना, लकड़ी लिखा है, ठीक है। और तीसरा क्या कर रहा है? पानी को टच करके देख रहा है कि कितना गर्म है। इसी में तीनों अंतर छुपे हुए हैं। सबसे पहला होता है बेटा कंडक्शन। सबसे पहला क्या होता है बच्चे? कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर होता यूं है कि जब, क्योंकि सॉलिड है, राइट, सॉलिड के अंदर कंडक्शन बहुत पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है बेटा? सॉलिड है। तो सॉलिड के अंदर सीन क्या होगा? सॉलिड का जो एंड गर्म है, उस एंड पे जो उसके एटॉमिक वाइब्रेशंस होंगे बहुत ज़्यादा होंगे। उस एटॉमिक वाइब्रेशन को वो नेक्स्ट पार्टिकल में क्या कर देगा? शिफ्ट करेगा, वो एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को देगा। ऐसे करते 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 ये आपके हैंड तक पहुंच जाएगा। ये आपके क्या हो जाएगा? आपके हैंड तक पहुंच जाएगा। तो आपको लगेगा अरे यार ये तो गर्म हो गया हाथ। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। इस प्रोसेस के अंदर मटेरियल की आवश्यकता होती है, ठीक है, मतलब मटेरियल नहीं बोलना चाहिए, मीडियम। इस प्रोसेस के अंदर क्या होना चाहिए भैया? मीडियम की आवश्यकता होती है। और पर मीडियम डोंट ट्रेवल, ये चलते नहीं है आगे की तरफ, है ना। ये अपनी जगह वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन आगे मूव नहीं कर रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल सही। बात करते हैं पानी गर्म है कि नहीं। दूसरा क्या है? पानी गर्म है कि नहीं। तो पानी गर्म कैसे हुआ? ध्यान सुनना बेटा, पानी गर्म कैसे हुआ? क्योंकि कोई डायरेक्ट वेसल के ऊपर है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं। करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर। तो पानी गर्म कैसे हो रहा है, अब सवाल ये आता है। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है? ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। अभी मैंने आपको बताया जब पानी को आप हीट करोगे तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। पानी का जो टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई। तो जो हायर डेंसिटी वाला पानी है, ऊपर लोअर डेंसिटी का पानी है, तो हायर डेंसिटी वाला पानी कहाँ जाने लगेगा बेटा? ऊपर की तरफ, और ऊपर वाला पानी नीचे आने लगेगा। तो एक्चुअली वाटर ही फ्लो हो रहा है, ठीक है कि नहीं? वाटर इधर से इधर जा रहा है। यस और नो? यस सर। तो कन्वेक्शन के अंदर मीडियम नेसेसरी है। हाँ सर। और साथ ही में, ध्यान सुनना, साथ ही में मीडियम के साथ, ठीक है, मीडियम जो पार्टिकल्स हैं ट्रैवल करते हैं, दे टू ट्रैवल। फील आया क्या? मीडियम पार्टिकल क्या करते हैं बेटा? ट्रैवल करते हैं। इस केस में क्या करते हैं? ट्रैवल नहीं करते हैं। दूसरी, ये एक और इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि भाई जो कंडक्शन का फिनोमिना है ना, वो कन्वेक्शन से काफ़ी अलग है ना। तो दोनों का आपको मिक्स नहीं करना है। इसके अंदर मटेरियल मीडियम पार्टिकल क्या करते हैं बेटा? ट्रैवल करते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है भैया फोर्स कन्वेक्शन और एक होता है नेचुरल। नेचुरल के अंदर, ये नेचुरल है मतलब डेंसिटीज के कारण, ठीक है, ड्यू टू डेंसिटी चेंज होने के कारण हो रहा है। फोर्स में अगर आप एयर को ब्लो करवाओ जानबूझ के, एयर मीडियम पार्टिकल को ब्लो कराओ, गर्म हवा को ब्लो करवाओ, ठीक है, तो वो फोर्स होता है, ठीक है कि नहीं? हाँ सर। तो फोर्स वाले में हम डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है ये।
ये अपने हिसाब से एडजस्ट करता है डेंसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अंदर डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करता है। क्लियर हो गया एवरीवन। और आखिरी यहाँ जो भैया पबजी खेल रहे थे, इनको जीवन में कुछ काम नहीं है, चिल आदमी एकदम, कैसे हैं, एकदम चिल आदमी है, इनको भैया बढ़िया एकदम पहाड़ का व्यू मिल रहा है और ये एकदम चौचक चल रहा है। कैसे चल रहा है, एकदम चौचक, ये चलो मज़े में है, जीवन क्या ही है, क्या ही चाहिए, हैं। पर इनको भाई गर्मी लग रही है, क्यों लग रही है इनको गर्मी, इनको गर्मी क्यों लग रही है। अब कई लोग इसका आंसर देंगे, सर यहाँ पे हवा में ना, हवा में पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल ट्रैवल करके उसको गर्मी दे रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं इधर आंधी चला दो तुम, मतलब इतनी भी आंधी नहीं कि बंद ही हो गया, मैटर ही क्लोज हो गया, सर चलो किताब चलो चलो छुट्टी मनाने चले, हो गया खत्म कहानी, ठीक है। पर एक बात यह है, रेडिएशन जो होता है तीसरा प्रोसेस होता है, रेडिएशन जो होता है कौन सा प्रोसेस होता है, तीसरा प्रोसेस होता है। और रेडिएशन में किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, कोई भी जरूरत नहीं है इसमें मीडियम की। सूरज से अपने पास जो हीट आ रही है, सूरज से अपने पास जो हीट आ रही है वो भाई वैक्यूम से ट्रेवल होके आ रही है, वहां पे कोई मीडियम थोड़ी ना है, बिल्कुल सही। और ये किसकी वजह से होता है, खुद के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डिफरेंसेस की वजह से होता है। हर एक बॉडी, ध्यान सुनना बेटा, हर एक बॉडी, कोई भी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं है, आप भी आपका भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, यू आर नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ होकर थोड़ी ना घूम रहे, ले भाई छू ले ना, ऐसा नहीं है। क्लियर है बेटा। तो हर एक बॉडी कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज करती है, करेक्ट है क्या बेटा, बिल्कुल सही है सर। तो ये जो बॉडी है ये एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज कर रही है और ये इसको सेंस कर रहा है। ओके, दिस डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। सूरज की धूप आप लेते हो तो वो कितनी मीडियम को, मतलब को बिना किसी मीडियम से आपके पास ट्रेवल हो रही है। क्यों ट्रेवल हो रही है, बिकॉज उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और वो हीट एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर। सो दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ हीट ट्रांसफर। नाउ मूविंग ऑन बेटा। तो हीट एक्चुअली होता क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो गर्मी ज्यादा है ना, बोलना ज्यादा सही है कि टेम्परेचर ज्यादा है बोलना ज्यादा सही है, सही है ना भाई, समझ रहे हो ना। मतलब हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ इट, टेम्परेचर चीज को बस मेजर कर रहा है, क्लियर है क्या। लेकिन एनर्जी का जो फॉर्म है वो हीट बताती है। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। अच्छा चलिए, तो भाई इसको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ अपने क्वांटिटी चाहिए ही होती है। तो सबसे पहली चीज़ आती है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। क्लियर हो गया क्या, बिल्कुल सर क्लियर हो गया। तो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, तो C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर, द अमाउंट ऑफ, अगर M इक्वल टू 1 और डेल्टा T इक्वल टू क्या कर दो बेटा 1 कर दूं, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं उसकी डेफिनेशन, डेल्टा Q इज हीट एनर्जी है ना, जितना आपको हीट देनी है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, to raise the temperature of body of mass 1 kg by 1 degree Celsius is called specific heat capacity of a body. All right everyone, तो specific heat capacity वो एनर्जी है, वो हीट एनर्जी है जो 1 किलो के मास को अगर दिया जाए, है ना, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दे। क्लियर हो गया। ये अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग वेरी करती है। ऑल राइट एवरीवन, यहां तक आपको एकदम क्लियर है बेटा, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और डेल्टा Q जो होता है, जो हीट एनर्जी देते हो बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को बढ़ाने में, इसीलिए डेल्टा Q को MC डेल्टा T लिखा जाता है। याद रहेगा, बिल्कुल सही। अच्छा, M इंटू C जो होता है, इसको स्पेसिफिक, ध्यान सुनना, इसको क्या बोले थे अपन ने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको सिंपल हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। कई जगह कंफ्यूज कर लेंगे, याद रखना सिर्फ हीट कैपेसिटी लिखा हो तो M और C दोनों की वैल्यू दे रखी है, सिर्फ हीट कैपेसिटी लिखा हो, ठीक है। तो S इज गिवन बाय M इंटू C, याद रहे।
S is given by M into C. S is heat capacity. All right everyone, all right sir. तो आपने यहाँ से क्या देखा बेटा, देखना ध्यान से. C is equals to आपने देखा डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T. तो सर एक बात तो तय है, एक बात तो तय है. इफ डेल्टा T टेंस टू जीरो, अगर डेल्टा T जीरो हो जाए तो C टेंस टू इन्फिनिटी. अगर डेल्टा टी क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए तो सी क्या हो जाता है बेटा, इन्फिनिटी को टेंड करने लगता है. एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा. क्या याद रख सकते हैं अपन सर, आपको पता है आपने अभी लिखा है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. क्लियर है क्या? बिल्कुल सर. ये एनर्जी है. एनर्जी सर जो होता है, एनर्जी जो होता है वो क्या होता है भैया, पावर इनटू टाइम होता है. तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, ये डेल्टा टी मतलब ये वो है ना, टेम्परेचर है, याद रखना. P डी टी लिख देता हूँ इसको, इसको भी D कैपिटल T लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. अगर बहुत छोटे सा टेम्परेचर चेंज की बात करोगे तो मैं क्या डी क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डी टी लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं सर. और इस डी क्यू को क्या मैं पी डी टी लिख सकता हूं क्या? कोई समस्या है क्या? P इंटू डी टी इक्वल टू एम सी डी कैपिटल टी. तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकता हूं मैं, डी टी अपॉन डी कैपिटल टी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ टी टी ग्राफ. इस चीज़ का आप ध्यान रखना, बहुत काम आने वाला है. क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया सर. तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ टी टी कर्व. ऑल राइटी राइट एवरीवन. हाँ सर. अच्छा, जो डेल्टा क्यू होता है बेटा वो दो चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए या फिर, ध्यान सुनिएगा, या फिर उसके स्टेट को चेंज करने के लिए. ठीक है, दो चीज़ों में. दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड द सेकेंड थिंग इज, the second thing is it change the state, it change the state of substance or material. ठीक है, और जिस हीट की वजह से मटेरियल का जो स्टेट चेंज होता है बच्चे, याद रखना, जो स्टेट चेंज होता है उस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. ठीक है, व्हेन चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, when change of state take place, when change of states take place, टेम्परेचर कैसा रहता है बच्चे, कांस्टेंट रहता है. यहीं से आता है लेटेंट हीट का कंसेप्ट. किसका आता है बेटा? लेटेंट हीट. लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब क्या होता है बेटा? छुपी हुई. ठीक है, छुपी हुई हीट को क्या कहते हैं बच्चे? अपन लेटेंट हीट कहते हैं. ठीक है, तो ये वो हीट होती है जिससे टेम्परेचर चेंज तो नहीं दिखता हमें, लेकिन स्टेट चेंज हो जाती है. ठीक है, दिस इज द हीट रिस्पॉन्सिबल, ध्यान सुनना, दिस इज द हीट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट, नॉट चेंज इन टेम्परेचर. क्लियर हो गया क्या बेटा? बिल्कुल. तो लेटेंट हीट के दो प्रकार होते हैं. एक होता है बच्चे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, इसको अपन LF से डिनोट करते हैं. LF क्या करता है बेटा? अगर कोई सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है. सही है क्या? अगर कोई सॉलिड है उसको क्या करना है बेटा? लिक्विड में कन्वर्ट करना है. वो कितनी देनी पड़ेगी? जो हीट देनी पड़ेगी वो LF के बराबर देनी पड़ेगी. और ध्यान सुनना, अरे इरेज हो जा भैया, अरे सॉरी, LF इंटू M के बराबर देनी पड़ेगी. ठीक है, तो कितनी होती है भैया? M इंटू LF.
LF की यूनिट कितनी होगी आपको दिख गया होगा, या तो जाउल्स पर केजी और कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। LF की जो वैल्यू होती है दैट इज अराउंड 80 कैलोरी पर ग्राम। कितनी होती है बेटा? 80 कैलोरी पर ग्राम फॉर वाटर। करेक्ट है क्या? ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV। LV क्या कर देगा भैया? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देगा। M टाइम्स ऑफ LV पकड़ लो। यस और नो? यस सर। जैसे ही MLV बोला बच्चे, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। करेक्ट हो गया क्या? अच्छा, एक बहुत चीज़ आती है यहाँ पे जो Q यूज़ कर रहा हूँ, क्लियर हो गया क्या? यहाँ पे जो Q यूज़ कर रहा हूँ वो भी हीट का ही एक फॉर्म है, उसको मैं कैलोरी में कर रहा हूँ, और वहाँ पे जो Q यूज़ करते हैं अपन जूल्स में करते हैं। क्लियर हो गया क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन है। हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को रिलेट जो करते हैं वो किससे करते हैं, ज़रा देखिएगा ध्यान से। इज गिवन बाय जूल्स लॉ। किससे दिया जाता है बच्चे? जूल्स लॉ से दिया जाता है। क्या बोलता है भैया? सर 1 कैलोरी के अंदर 4.184 जूल्स होते हैं। यह चीज़ याद रखिएगा, कन्वर्ट करने में याद रहता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं 1 किलो कैलोरी में कितना रहता है छोटे? 4184 जूल्स रहते हैं। ऑल राइट एवरीवन, दिस यू मस्ट रिमेंबर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो लेटेंट हीट के बारे में हमें पता चल गया। अब वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी की बात करते हैं। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी क्या होता है, ठीक है। तो वाटर इक्विवेलेंट जैसे कि नाम में लिख रखा है पानी, ठीक है। जैसे कि क्या लिख रखा है? पानी। तो वही वाटर इक्विवेलेंट वो हीट है, ध्यान सुनना, वाटर इक्विवेलेंट वो हीट है जो कि अगर हम किसी भी पानी को दें, ठीक है ना, पानी को दें और उतना ही टेम्परेचर रेज करें जितना किसको रेज किया था, जितना अपने सब्सटेंस को किया था। क्या कहना चाह रहा हूं, देखना ध्यान से ध्यान से ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूं, मान लो किसी बॉडी जिसका मास m था, स्पेसिफिक वेट कितना था? c था, और डेल्टा थीटा से आपने उसको क्या किया? टेम्परेचर को इंक्रीज किया। सेम यही हीट अगर मैं पानी को दे दूं तो c कितना होता है? पानी का 1 होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, into 1 इंटू डेल्टा थीटा, दोनों का अगर आप इक्वेट करोगे तो W की वैल्यू किसके बराबर आ गई? M इंटू C के बराबर आ गई। तो ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है बेटा, तो आप वहां C की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, सीधे W इंटू डेल्टा थीटा कर देंगे, खत्म कहानी। फालतू का तमाशा है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। चले आगे की तरफ। यस सर। लेटेंट हीट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब ये ग्राफ देखिए बेटा, ये ध्यान से देखना है ना, स्टेट चेंज ऑफ स्टेट का ग्राफ है। तो देखना ध्यान से, पानी को आपने लिया, मतलब कोई भी मटेरियल को लिया जो कि सॉलिड था, पानी नहीं, कोई भी मटेरियल को लिया जो कि क्या था? सॉलिड था। आपने उसको हीट देना स्टार्ट किया, ठीक है, टाइम के साथ, और टाइम और टेम्परेचर आपने उसको क्या किया? हीट देना स्टार्ट किया। तो समय के साथ टेम्परेचर क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। यस सर। फिर एक टाइम ऐसा आएगा बच्चे, ध्यान सुनना, एक टाइम ऐसा आएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया क्या, जब स्टेट चेंज होता है, जब क्या होता है? स्टेट चेंज होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन एनर्जी क्या लगी है? बिल्कुल लगी है। कितनी एनर्जी लगी है? M इंटू LF लगी है। करेक्ट है क्या? करेक्ट है सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। आगे की बात करते हैं, वापस से लिक्विड 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 लिक्विड, बिल्कुल सही सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। उसके बाद वापस से एक स्टेट आएगा जब लिक्विड से बॉइलिंग, क्या एनर्जी लगी है? बिल्कुल लगी है। कितनी लगी है? M इंटू LV लगी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि इस टाइम पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है लेकिन हीट जरूर लगती है। ओके ओके। और आखिरी जो आता है केस, वो आता है गैस का। क्लियर हो गया क्या? एक्सपांड होना स्टार्ट ऐसे हो जाता है। ऑल राइट एवरीवन, आई होप यहाँ तक एकदम पिक्चर परफेक्ट है, पिक्चर एकदम क्लियर है। तो अभी मैंने आपको बताया था C जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन स्लोप ऑफ TT कर्व के। याद है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। हाँ सर, बिल्कुल बताया तो था आपने। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे इसका स्लोप क्या है? ज़्यादा है। मान लो मैं 2 लाइन खींचता हूँ, एक ये लाइन है, एक ये रेड वाली, लेट अस सपोज एक दूसरी है। किसकी C की वैल्यू ज़्यादा है? मान लो, बता सकते हो क्या देख के? एक ब्लू एक रेड। तो ब्लू वाले का स्लोप क्या है? कम है,
इसका एंगल कितना है, θ1 है, इसका एंगल कितना है, θ2 है। तो जिसका एंगल ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, ठीक है ना। तो देखो स्लोप ज़्यादा किसका है भाई, इसका है, और जिसका स्लोप ज़्यादा उसका c कम। मतलब अगर ये रेड वाला c1 लिखूँ मैं और ब्लू वाला c2 लिखूँ मैं, तो क्या मैं बोल दूंगा, ध्यान सुनना, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका c कम। मैं बोल सकता हूँ सर c1 विल बी लेस देन c2। करेक्ट है क्या, करेक्ट है। सर यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है बताओ, सर यहाँ पे तो c की वैल्यू इनफाइनाइट है। क्यों, क्योंकि सर इसका जो स्लोप है टी कर्व का वो 0 है, 1/0 इज व्हाट, इन्फिनिट। यस और नो, यस सर। चले आगे की तरफ, लेटेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा होगा यार बच्चे, ये जितना चौड़ा होगा उतनी ही ज्यादा हीट ऑक्यूपाई करेगा। करेक्ट है, करेक्ट है। चले आगे, यस सर। अब आते हैं अपन द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हीट ट्रांसफर, दैट इज थर्मल कंडक्शन। ठीक है, तो अगर मैं कंडक्शन की बात करूं तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, क्या, कि भाई एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे हीट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। वापस से इसको आपको कैसे याद रखना है मैं आपको बता देता हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले फॉर्मेट में ही याद रखना है, जैसे अपन ने फ्लूइड में देखा था। करेक्ट है, देख लो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको कितने कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उस चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो अगर मैं इस थर्मल कंडक्शन की मैं बात करूं बेटा, तो देखना ध्यान से, दो टर्म वापस लिखूंगा जैसे वहां मैंने आपको सिखाया था, यहां भी आप ध्यान रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्या, एक हीट करंट जो होती है वो dQ/dt होती है बेटा। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो करंट का काम करती है। करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है सर, है ना। और दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस ये किसका काम करती है सर, ये डेल्टा टी का काम कर रही है, और यहां पे ये वोल्टेज डिफरेंस का काम करती है। फील करते जाना, देखते जाना ध्यान से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। करेक्ट है क्या बेटा, हाँ सर। आपको पता है, ध्यान सुनना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बिल्कुल सही सर। तो क्या यहां से लिख सकता हूं, dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो dQ/dt इक्वल टू, है ना, एक मिनट, है ना, dQ/dt इक्वल टू V/R, डेल्टा T/R लगा दूं, RT लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस, दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस। सही है क्या, सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो आपको वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलता था, L/σA मिलता था, या फिर ρL/A याद होगा, रो रेजिस्टिविटी होती थी, कंडक्टिविटी होती थी, याद है। यहां पे क्या मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा आपको RT इज इक्वल्स टू L अपॉन, है ना, सिग्मा की जगह यहां पे मिलेगा थर्मल कंडक्टिविटी इनटू A। याद रहेगा बेटा, एकदम इजी है, कोई समस्या, कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चे मेरे। ठीक है भाई, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है सब, हाँ सर सॉर्टेड है। तो RT की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, L/KA। चलें आगे की तरफ, यस सर, चलिए आगे की तरफ, तो देखेंगे ध्यान से। तो आपको क्या मिल गया, आपको पता चल गया कि सर जो हीट करंट है, सर जो हीट करंट है, ठीक है, वो कितना होता है, V/R, या फिर ऐसा बोल दो सर V इक्वल टू IR, याद करवा दो सर आप तो हमें, खत्म कहानी। हाँ बेटा करवा देते हैं, V इक्वल टू IR, आप तो फॉर्मूला जीवन में नहीं भूल सकते। हाँ सर, V यहाँ पे कौन काम कर रहा है, डेल्टा T इक्वल टू I का काम कौन कर रहा है, डेल्टा Q/T इंटू R का काम कौन कर रहा है, L/K इंटू A। तो क्या मैं बोल सकता हूं, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू होता है KA डेल्टा T अपॉन L इंटू T। इंस्टेंटेनियस हीट करंट कितना हो जाएगा, dQ/dt, इंस्टेंटेनियस, है ना। दिस इज द एवरेज थिंग, विल बी गिवन बाय KA dQ/dt। कुछ तो गलत कर दिया, क्या हो जाएगा ये, डेल्टा Q/ΔT।
कितना हो जाएगा ये, के ए डेल्टा टी अपॉन एल। स्टेडी स्टेट, अच्छा जब तक ये कंडक्शन होगा, कंडक्शन में क्या है, जब सारे पॉइंट्स के पास एनर्जी पहुंच जाएगी उसके बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एट स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर विल बिकम कांस्टेंट, एट स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर विल बिकम कांस्टेंट। और एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट करंट, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट करंट। क्लियर है क्या बेटा? एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आपको याद करिए करंट कब फ्लो होती है, जब देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो करंट फ्लो कैसे होगा मेरे भाई? सेम केस यहां पे हो रहा है बेटा। अगर एक बार क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, स्टेडी स्टेट रीच कर गया, ठीक है, तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट करंट। चलें आगे की तरफ। यस सर। तो जैसा कि वहां अपन देखते थे सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान सुनना, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। क्या रहता है बेटा? सॉरी, करंट सेम रहता है। क्या रहता है? करंट इज सेम। और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? हीट करंट। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट करंट क्या रहता है बच्चे? सेम रहता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस और डेल्टा टी सेम। क्लियर है? सॉर्टेड है, एकदम पीस आउट होना चाहिए, है ना? हाँ सर, कोई दिक्कत ना सर। चला आगे तरफ। यस सर। तो आर इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, एंड सो ऑन। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक्चुअली मतलब ही यही हुआ क्या, कि आपने जो कंडक्टर्स लगा रखे हैं बेटा वो ऐसे लगा रखे हैं। करेक्ट है क्या? यहां पे एक T1 टेम्परेचर पर रख रखा है, इसको आपने T2 टेम्परेचर पर रख रखा है। आपको कुल मिला के इन सबको पूरे को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। दूसरा, आर इक्विवेलेंट जो होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है, कब? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और आपको पता है नोड एनालिसिस, क्या पता है आपको? नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस क्या बोलता है बच्चा? सर नोड एनालिसिस बोलता है नोड करंट जो होती है वो जीरो होती है। दैट मीन्स व्हाट? ध्यान से देखना, अगर ये करंट I1 आ रहा है, इधर करंट I2 जा रहा है, इधर करंट I3 जा रहा है, तो नोड एनालिसिस क्या बोलता है? I1 शुड बी इक्वल टू I2 प्लस I3। पता है बेटा? कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं आता? नहीं सर। चलें आगे। तो ये चीज़ होती है नोड एनालिसिस, ठीक है ना। तो इसी चीज़ का अपन ध्यान में रखते हुए कई बार किसी नोड का या जंक्शन का आपसे टेम्परेचर पूछा होता है, तो उसको कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम अपन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा। 3 आपको मेटल रॉड दे रखे हैं, एक एल्युमिनियम का, एक स्टील का, एक कॉपर का। आपको बता रखा है कि सबकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, KCU ये है, K स्टील ये है और KAL ये है। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट। यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन टेम्परेचर। तो आपको पता है इधर जाने वाली करंट इधर और इधर जाने वाली करंट के बराबर होगी, सही है क्या? हाँ सर। तो मैं बोल सकता हूँ क्या सर? I1 शुड बी इक्वल्स टू I2 प्लस I3। I1 एक्चुअली होगा क्या? I1 होगा सर यहाँ का पोटेंशियल, मतलब यहाँ का टेम्परेचर कितना है? 12, माइनस सर यहाँ का टेम्परेचर, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 12 माइनस T, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम, मस्ट बी इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। मतलब कितना हो जाएगा इधर जाने वाला करंट? T माइनस 50 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ स्टील प्लस T माइनस 4 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। अब R क्या होता है भैया? R होता है L बाई KA,
ठीक है, तो L बाई ए तो सबका कांस्टेंट है, तो का कट जाएगा, तो सीधे मैं बोल सकता हूँ 12 माइनस L बाई के ए इंटू के ऑफ एल्युमिनियम, सही है क्या, इज इक्वल्स टू T माइनस 50 इंटू के ऑफ स्टील इज इक्वल प्लस T माइनस 4 इंटू के ऑफ कॉपर। करेक्ट हो गया क्या बच्चे? हाँ सर, तो 12 माइनस टी इंटू के ऑफ एल्युमिनियम कितना है 200 इक्वल टू T माइनस 50 इंटू के ऑफ स्टील कितना है बेटा 50 प्लस T माइनस 4 इंटू के ऑफ कॉपर कितना है 400। सॉल्व कर लेंगे, T की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री सेल्सियस। ऑल राइट एवरीवन, क्वेश्चन आपको समझ में आया, कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ओके, तो ये तो बात हो गई बेटा आपकी हीट ट्रांसफर की। एक छोटा सा और कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री, ठीक है, उसको एक बार जरूर देख लेते हैं अपन। तो कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट क्या बोलता है जरा देखिएगा ध्यान से, कंसेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है। तो बेसिकली आपने देखा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो जाता है बच्चे को, सर कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेस चेंज होता है। क्लियर हो गया, सॉलिड से लिक्विड बनता है या लिक्विड से गैस बनता है, ठीक है। मतलब हीट का ट्रांसफर कब तक होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हीट करंट जब तक फ्लो नहीं होती है जब तक कॉमन टेम्परेचर पे ना आ जाए, है ना, थ्रू आउट द रेजिस्टेंस कॉमन टेम्परेचर अटेन ना हो जाए। क्लियर हो गया क्या? ये बात तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। हाँ सर एकदम परफेक्ट। तो मतलब हीट का फ्लो जब तक होगा जब तक कॉमन टेम्परेचर ना आ जाए। मतलब सर एक बात बताओ, ध्यान सुनना सर, एक बात बताओ, अगर वाटर को आइस के साथ मिक्स किया गया, ध्यान सुनना, वाटर को आइस के साथ मिक्स किया गया तो सर टेम्परेचर क्या होगा, क्या आप बता सकते हो? हाँ अच्छा, तो सर एक बात तो तय है, अगर ज़्यादा आइस और कम पानी है तो सर टेम्परेचर तो सर मतलब बर्फ़ के पास ही आएगा, और ज़्यादा पानी है और कम बर्फ़ है तो सर टेम्परेचर तो मतलब पानी के पास ही आएगा। लेकिन इतना तो सही है क्या कि मिक्सचर का जो टेम्परेचर होता ऑन मिक्सिंग, है ना, मिक्सिंग ऑफ आइस और वाटर में जो मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो दोनों के बीच में होगा। क्या होगा? थीटा मिक्स जो होगा, थीटा मिक्स जो होगा वो हायर टेम्परेचर से तो कम होगा और लोअर टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। ये बात तो तय है, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ आइस प्लस वाटर की अगर मैं बात करूं, अब ध्यान से देखना, मैं आपको स्टेप बता दे रहा हूं बेटा, आप लोगों ने अगर पहले नहीं सीखा है तो आप ये स्टेप फॉलो करके दोबारा से भी चीज़ें निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया सर। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। आइस और वाटर को अगर आप मिक्स करो तो पहले आप एक स्केल बनाओ, ठीक है, बना लिया सर। यहाँ पे रखो 0 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट हो गया क्या? यस सर। यहाँ पे रखते हैं अपन टेम्परेचर ऑफ आइस जो कि नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, है ना, और यहाँ रखते हैं अपन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा? पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। करेक्ट है कि नहीं? पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है सर। तीसरी तो पॉसिबल ही नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? क्यों पॉसिबल नहीं सर? टी ऑफ वाटर ज़्यादा थोड़ा ना हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, या तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, टी इक्वल टू 0 ही हो सकती है। दिस इज पॉसिबिलिटी 1, दिस इज पॉसिबिलिटी 2, दिस इज पॉसिबिलिटी 3। तो सर हाउ शुड आई चेक कि भाई फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ होगा? ठीक है, तब एक काम करो, ठीक है, मैं जो स्टेप बोल रहा हूँ फॉलो करना, ठीक है। स्टेप्स, सबसे पहले तो ये पता कर लो भाई कि 0 से ज़्यादा होगा कि 0 से कम होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या काम करो, मान लेते हैं लेट फाइनल टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना बेटा, है, फाइनल टेम्परेचर को क्या बोल दिया मैंने? 0 बोल दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो फाइनल 0 है तो इसको यहां से यहां आना पड़ेगा, करेक्ट है, और इसको यहां से यहां जाना पड़ेगा। और 0 पे एक्चुअली हो क्या रहा है, 0 पे जो आइस है वो भी कुछ ना कुछ किस में तब्दील हो रहा है? पानी में तब्दील हो रहा है। टेल मी यस और नो। हाँ सर। सबसे पहला स्टेप क्या है? T इक्वल टू 0 पे वो आइस का मास निकाल लो, ठीक है, जो ज़रूरी है उसको T इक्वल टू 0 पे लाने के लिए। अगर उस मास से ज़्यादा मास अवेलेबल है, ध्यान सुनना, उस मास से अगर ज़्यादा मास अवेलेबल है और कम मास अवेलेबल है तो 2 केसेस बनेंगे, ठीक है। यहां तक तो एकदम परफेक्ट आ गया। हाँ सर, यहां तक एकदम क्लियर है, कंसेप्ट एकदम बूम बूम है। चलो आगे की तरफ चलते। तो क्या करें अपन? टीएफ को अपन ने क्या मान लिया बेटा? 0 मान लिया। तो जब टीएफ को आपने 0 मान लिया है बच्चे, तो देखो क्या बोलूंगा, हीट लॉस्ट बाय वाटर टू कम टू 0 डिग्री सेल्सियस।
हीट लॉस्ट बाय वाटर टू कम to 0 degree Celsius equal to heat gained by ice to come to 0 degree Celsius plus heat gained by ice to melt into water. समझना क्या लिख रहा हूं मैं, तभी एकदम परफेक्ट पकड़ पाओगे। जैसे ही आप एक स्केल बना लोगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, आप मान लो कि फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, 0। हाँ सर, मान लिया फाइनल टेम्परेचर 0 हो गया है। तो भैया पानी को यहां से आने तक आने में जितना हीट रिलीज किया होगा उतना ही इसने क्या किया होगा, 0 तक आया होगा और प्लस पानी में कन्वर्ट हुआ होगा। 2 काम किए होंगे इसने। बिल्कुल सही है सर। तो हीट लॉस्ट बाय वाटर कितना हुआ होगा बेटा, मुझे बताओ सर। mc डेल्टा टी, तो मास ऑफ वाटर जो भी दिया हो आपको, c ऑफ वाटर, करेक्ट है क्या, कितना लॉस किया होगा सर। फाइनल टेम्परेचर कितना है, TW माइनस 0 इज इक्वल्स टू, ये इतना हीट लॉस्ट है, दैट मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। हीट कितना गेन किया होगा सर, मास ऑफ आइस, C ऑफ आइस इनटू ध्यान सुनना, ये TI ऑलरेडी एक नेगेटिव टर्म है। TI क्या है बच्चे, एक ऑलरेडी नेगेटिव टर्म है। ठीक है बेटा, तो क्या लिख रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, 0 माइनस TI, ठीक है क्या, TI ऑलरेडी एक नेगेटिव टर्म है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, गलती नहीं करना है, प्लस हीट गेन्ड बाय आइस टू मेल्ट इनटू वाटर। ठीक है, तो मास ऑफ आइस, ठीक है, जो पानी में बदल गया, इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां से आप क्या सॉल्व कर लोगे मुझे बताओ। सारी वैल्यूज आपके पास नोन है, सारी वैल्यूज क्या है बेटा, देख लो ध्यान से। TW आपको पता है, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइस, आपको सब पता है। ठीक है बेटा, पर यहां से ध्यान सुनना, यहां से एक चीज देखना है ना, यहां पे जो MI लिखा और यहां पे जो MI, यहां MI डैश लिखना चाहिए था मुझे बेसिकली। ये MI डैश क्यों लिखा है, ध्यान से सुनना बेटा। MI क्या है, ये पूरा का पूरा बर्फ पहले 0 पे आया है और उस बर्फ में से, ध्यान सुनना, उस बर्फ में से कुछ चीज पानी बनी है। क्लियर हो गया क्या, उस बर्फ में से कुछ चीज पानी बनी है, और वो जो कुछ चीज पानी बनी है MI डैश। ठीक है, इसको सॉल्व करके यू विल गेट MI डैश। लेट MI डैश इक्वल टू x, पता चल गया आपको, हाँ सर, x ग्राम्स पता चल गया। फील करना, फील करना पूरी बात। अगर ये जो x है, ध्यान सुनना, अगर ये जो x है ओरिजिनल मास ऑफ आइस से ज्यादा है, फील करना वापस से, अगर ये जो x है, अगर ये मास ऑफ आइस से ज्यादा है, ठीक है, मतलब मास ऑफ आइस से ज्यादा है भाई, पूरा तो पिघला ही दिया होगा उसने, मतलब पूरे जो आइस बनी थी पूरे के पूरे को उसने पिघला दिया। करेक्ट है क्या, बिल्कुल सही, समझना मेरी बात। पूरे के पूरे को उसने क्या कर दिया बेटा, पिघला दिया। और पूरे को अगर पिघला दिया है बेटा, तो ये बात आपको क्या बताती है कि जो टेम्परेचर होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो 0 से ज्यादा होने वाला है। करेक्ट है क्या, बिल्कुल सही सर। और अगर x लेस देन MI है तो टेम्परेचर क्या होने वाला है, 0 से कम। दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू डू। डिड यू गेट माई पॉइंट। जैसे ये पहला स्टेप आपने कर लिया बच्चे, ध्यान सुनना, जैसे ये पहला स्टेप कर लिया, अब आपको पता चल गया, आपने देख लिया, अरे यार मास ऑफ आइस तो दे रखा था 50 ग्राम और x की वैल्यू आ रही है मान लो 55 ग्राम, मतलब सर अब अपने को पता चल गया t इक्वल टू 0 पे सर्च करना, खत्म। फिर अगला स्टेप, अगर केस 1 सही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना ध्यान से, यहां जाना पड़ेगा, यहां नहीं, 0 T है ना, यहां जाना पड़ेगा। ये फाइनल टेम्परेचर आप T मान लो, आपको पता चल गया, अब तो उड़ा दोगे यार भाई, अब उड़ा दोगे। हीट लॉस्ट बाय वाटर कितना हो जाएगा, MW CW है ना, TW माइनस T। करेक्ट है क्या बेटा, देखते जा ध्यान से, देखते जा, TW माइनस T शुड बी इक्वल टू हीट गेन बाय आइस टू कम हेयर। कितना हो जाएगा, हीट गेन बाय आइस टू कम हेयर, मास ऑफ आइस, फील करते जाना, मास ऑफ आइस इनटू C ऑफ आइस, करेक्ट है, इनटू कितना हो जाएगा ये, 0 माइनस T ऑफ आइस। फील आया, फील आया। उसके बाद सर कुछ एनर्जी लगी होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में,
कन्वर्ट होने में। हाँ सर, उसके बाद सर ये पूरा का पूरा पानी बन चुका है, इसको यहाँ जाना है, और जो पानी बना है वो कौन बना है, जो पुराना आइस का मास है। तो मास ऑफ आइस, फील करना ध्यान से, मास ऑफ आइस, ठीक है, इनटू सी ऑफ, अब ये पानी बन चुका है, वाटर, और कहाँ जाना है भाई, इसको कहाँ जाना है, टी तक। फील कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? ये चीज है कब, जब टी, अब एक्स की वैल्यू एम आई से आपको ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया हो। तो एक स्केल बनाएं, एक स्केल पे सबसे पहले टी इक्वल टू 0 पे चेक कर लें कि भाई इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन हो रहा है। अगर एक्स की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो पता चल जाएगा पूरा पानी ये पिघला देगा, और एक्स की वैल्यू अगर कम आ रही है मतलब ये बात पता चल गई कि भाई ये पानी पिघलाएगा ही नहीं। क्लियर हो गया क्या? अब अगला स्टेप क्या आता है, ये तो हो गई। अब बात करते हैं एक्स की वैल्यू एम आई से ज़्यादा है, तो टी की वैल्यू सर 0 या 0 से कम, कुछ भी हो सकती है भाई, सॉरी, लेस देन 0 और ग्रेटर और इक्वल टू 0 भी हो सकती है। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब उसके लिए क्या करें सर? पहले स्टेप पे तो आपने ये चेक कर लिया, मान लो सर अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ वाली या तो यहाँ वाली पॉसिबिलिटी है। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो यहाँ वाली पॉसिबिलिटी लेकर सॉल्व कर लो। क्या, यहाँ से यहाँ कर लो, यहाँ से यहाँ कर लो, आंसर देखो जो टी आ रहा है क्या वो लेस देन 0 आ रहा है? अगर टी अगर लेस देन 0 नहीं आ रहा तो पक्का क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। यस और नो बेटा, फाइनल टेम्परेचर। फील आया कि नहीं आपको एक एक स्टेप का? क्लियर है? तो यहाँ पे समाप्त होता है बेटा आपका हीट ट्रांसफर। चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेटा देख, पूरी की पूरी चीज़ सिर्फ फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, बस लगाने का तरीका आपको आना चाहिए। करेक्ट है क्या? करेक्ट है सर। चलिए आइए चलते हैं। हाँ सॉरी, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग बचा हुआ है अभी। इससे पहले तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ लेते हैं। स्टीफन लॉ क्या बोलता है कि यार भाई हर एक बॉडी, मैंने बताया था, एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे रेडिएट करना स्टार्ट करती है। तो अगर टी किसी भी बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और अगर वो बॉडी ब्लैक है तो रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड जो होता है वो सिग्मा टी टू द पावर 4 होता है। करेक्ट है क्या? बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत तो नहीं? सही है ना? हाँ सर। तो अगर मैं बात करता हूँ तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो होता है, ठीक है, वो होगा सिग्मा टी टू द पावर 4। स्मॉल ई लिख रहा हूँ मैं, तो स्मॉल ई इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4 ए इंटू टी। और किसी भी नॉर्मल बॉडी के लिए जो एनर्जी रेडिएशन होता है सिग्मा ई टी टू द पावर 4 ए इंटू टी। सही है? तो एनर्जी पर यूनिट टाइम Q जो है इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए ई सिग्मा टी टू द पावर 4 या फिर पावर। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर। यहीं से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिराइव होता है। वो क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बेस्ट तो ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए, पर स्टिल लेट इट बी। अगर आपको नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल आप सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो ये बोलता है कि किसी भी इंस्टेंट पे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो उसका रेट ऑफ कूलिंग होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, खुद के टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर के। मतलब माइनस डी कैपिटल टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। दिस इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर एट एनी टाइम टी। क्लियर हो गया क्या? कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं है? नहीं है सर। चलिए, अच्छा, इस चीज़ को याद करने की वजह अगर आप ये चीज़ भी याद कर लें, इट इज़ मोर बेनिफिशियल। देखो ये एवरेज है, ये एवरेज है, दिस इज एवरेज, दिस इज इंस्टेंटेनियस। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा, दिस इज एवरेज, दिस इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो एवरेज वाला आंसर ऑब्वियसली ज़्यादा सटीक नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, एक डिग्री का मैक्सिमम डिफरेंस आएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। तो देखो, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम, θ1 माइनस θ2 तक गया मान लो, ठीक है। माइनस डी टी लिखा हुआ है ये, तो डी टी का मतलब क्या होता है, θ2 माइनस θ1 माइनस मल्टीप्लाई कर दिया θ1 माइनस θ2 इक्वल टू, ठीक है, के टाइम्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। थीटा नॉट तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, सराउंडिंग का। ये जो टी है, ध्यान सुनना बेटा, ये एवरेज टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज θ1 प्लस θ2/2। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, क्या सर, θ1 माइनस θ2 जितने समय में चेंज हुआ दैट शुड बी इक्वल टू एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। अच्छा, इसको ना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यू कैन एक्चुअली डेराइव इट, अगर ये सिर्फ आपको ये पता है तो। ऑल राइट, ऑल राइटी राइट सर। चलिए तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये भी बहुत बढ़िया सा लॉ है यार। ये क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एम ऑफ द मोस्ट इंटेंस रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, लैम्डा टी इक्वल टू वीन्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या बोलता है, जो भी बॉडी, ध्यान सुनना,
जो भी बॉडी मैक्सिमम देखो हर एक बॉडी क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की क्या करती है, एनर्जी को एमिट करती है। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होता है मल्टीप्लाइड बाय टी हर एक बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चे, दैट इज कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट, दैट इज वाई लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी इज इक्वल्स टू 2.89 इंटू 10⁻³ ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। देख सकते हैं आप लोग टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं, जिसका लैम्डा एम क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/T के, सही है। तो जिसका लैम्डा एम ज्यादा, जिसका लैम्डा एम क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा, कम होगा। फॉर एग्जांपल लैम्डा M3 T3 के करस्पॉन्डिंग है, तो T3 विल बी लेस देन T2 विल बी लेस देन T1, T3 विल बी लेस देन T2 विल बी लेस देन T1। ओके एवरीवन, ओके ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर अब मैं बात करता हूं केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स की, ठीक है, तो केटीजी में तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं 2-3 जो आपको याद होने चाहिए। भाई सबसे पहले तो बात करते हैं अपन थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की, ठीक है। खटाखट सारे फॉर्मूलेस देखो, सब चीज़ें मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा ताकि एकदम आपको क्लियर हो जाए, जैसे आप अपने नोट्स कॉपी बनाते हैं। सबसे पहले तो बता आपको पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, NRT, सही है क्या, हाँ सर। N इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। ऑल राइट एवरीवन, यस सर, ठीक है भाई, हाँ सर। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी की बात ना सर। नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज N/Na, Na इज एवोगैड्रोज नंबर, या फिर मास अपॉन मोलर मास, सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो P इज इक्वल्स टू, सॉरी इरेजर, PV इज इक्वल्स टू NRT, N की जगह क्या लिख सकता था मैं, M/m0 इंटू R टाइम्स ऑफ T लिख सकता हूँ, यस सर। तो P टाइम्स ऑफ M, इसका ऐसा देखो, PV इक्वल टू क्या है, M/m0 इंटू RT लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, P इज इक्वल्स टू PM0 लिख दो, M0 इंटू पी इज इक्वल्स टू M/V इंटू RT, या फिर बोल सकता हूँ PM0 इक्वल टू ρRT, सही है क्या। ये दूसरी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है। या फिर एक और चीज़ लिखते हैं अपन, P इंटू वी इज इक्वल्स टू, ठीक है क्या, P इंटू वी इज इक्वल्स टू NRT लिखा हुआ है बेटा, देखना ध्यान से, NRT लिखा हुआ है, इसको कैपिटल NKT भी लिख सकते हैं, जहाँ पे K जो है दैट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर हो गया क्या, क्लियर है। R इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, क्लियर हो गया क्या, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं है। और इसी गैस इक्वेशन के बेसिस पे कहाँ से आता है भैया, 3-4 प्रेशर वो होते हैं, ठीक है, तरीके होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सारे प्रोसेस से एक बार खटाक से। सबसे पहले बात करते हैं अपन आइसोबैरिक प्रोसेस की, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रेशर वो होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या होता है कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो T/V इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल सर। तो T/V को K लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल सर। क्या T इक्वल टू KV लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, T और V के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आएगी, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी क्या, नहीं सर। डिफरेंट प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान सुनना, T इक्वल टू PV इक्वल टू NRT था, है ना। तो T इक्वल टू KV के अंदर, ठीक है, देखो ध्यान से, K की वैल्यू कितनी है, PV इक्वल टू NRT, राइट ना। तो P/NR इक्वल टू T/V, मैंने इसी को किसका नाम दिया है, K का नाम दिया है। तो T/V इज इक्वल्स टू क्या है, K है, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। एट हायर प्रेशर, अगर प्रेशर को बेटा आप इंक्रीज करोगे, है ना, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो K की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर प्रेशर की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे, सपोज दिस इज P1, दिस इज P2, ठीक है बेटा, दिस इज θ1, दिस इज θ2, तो क्या मैं बोल सकता हूँ P2 विल बी ग्रेटर देन P1। तो दैट वाज ऑल अबाउट आइसोबैरिक प्रोसेस। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ, खटाक से देख ले बच्चे, दूसरी अगर मैं बात करता हूँ कौन सी, आइसोचोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक प्रोसेस,
आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, वॉल्यूम हो जाता है आपका कांस्टेंट, दैट इज के। मतलब क्या हो जाएगा बेटा, T बाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब वापस से TP के बीच में प्लॉट कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो PV इक्वल टू NRT था, तो T बाई पी की बात कर रहे हो तो K वापस से V पे डिपेंडेंट है। फॉर हायर वैल्यूज ऑफ V दिस ग्राफ विल बी दिस, तो V1 विल बी मोर देन V2। तो दैट वाज आइसोकोरिक प्रोसेस। द थर्ड प्रोसेस वाज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करता हूँ बच्चे आपसे, तो आप सीधे बोलोगे टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। PV इक्वल टू क्या रहता है बच्चे, कांस्टेंट। PV इक्वल टू कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व है ये। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। क्या चलें आगे? बिल्कुल सर। अगला प्रोसेस जो आता है, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें जो हीट एक्सचेंज होता है वो जीरो होता है। हीट एक्सचेंज कितना होता है बेटा, जीरो होता है। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। गामा के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। और लास्ट जो प्रोसेस आता है, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसके ग्राफ्स अभी अपन देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और जो लास्ट ग्राफ आता है, जहाँ एडियाबेटिक हो गया, फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है भैया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये PV की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ऑल राइट एवरीवन, तो दिस वाज सम बेसिक फार्मूलाज। और अगर अपन आगे चलें, ध्यान सुनना, अगर अपन आगे चलें इसी के अंदर, तो हमको पता चलता है, आपने अभी देखा फॉर्मूला PM इक्वल टू रो RT होता है। तो P बाय रो आपको पता है, आप RT बाय M लिख देते हो। M नॉट लिख रहा हूँ वेरी स्पेसिफिकली, है ना। मॉलिकुलर मास है ये। क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, है ना। गिवन मास नहीं है ये, है ना। सब्सटेंस का मॉलिकुलर या फिर एटॉमिक मास है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, 3 प्रकार की स्पीड होती है। एक RMS स्पीड होती है, एक एवरेज स्पीड होती है, और तीसरी क्या होती है बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो इन तीनों का अगर आप रेशियो देखोगे, इन तीनों का क्या देखोगे अगर आप रेशियो देखोगे, सो दैट इज गिवन बाय √3 इज टू √2.5 इज टू √2। ऐसे याद रखना है इसको आप, 3, 2.5, 2, ठीक है। बिल्कुल सही सर। सच दैट VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, इज गिवन बाय √3P बाय रो। इसी को आप क्या बोल सकते थे, 3RT बाय M0। करेक्ट है क्या? करेक्ट है सर। ऐसे ही अगर मैं V एवरेज की बात करूं तो आप बोल सकते थे इसको बेटा 8/πP बाय रो, या फिर 8/π करोगे तो ऑलमोस्ट आएगा 2.5 के बराबर है, ठीक है। 8/π RT बाय M0। सिमिलरली गोज फॉर MPS। इसकी वैल्यू कितनी होती है, मैक्स क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √2RT बाय M0। चले आगे की तरफ। बिल्कुल सही सर। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी किसी को तो नहीं सर? नहीं 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 सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इस पे खटाक से, छोटा सा। कोई गैस है, ठीक है, उसका जो प्रेशर है वो P0 माइनस AV² से क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। आपको बताना है ये मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अटेन करेगा। क्या पूछा आपसे, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अटेन करेगा। तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे, ध्यान सुनना बेटा। टेम्परेचर पूछा है तो किसी को भी T के फॉर्मेट में लिख दो, तो P को आप क्या लिख सकते हो बेटा, nRT/V लिख सकते हो क्या? सही है। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ मैं, T की वैल्यू निकाल सकता हूँ P0 इंटू V अपॉन NR माइनस AV³ अपॉन NR, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा है तो DT/dV को किससे इक्वेट करना पड़ेगा बच्चे, 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, P0 अपॉन NR, ठीक है, मस्ट बी इज इक्वल्स टू, कितना निकल के आएगा बेटा ये, 3V² अपॉन NR। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। दिस विल गिव यू V इक्वल टू √P0 अपॉन 3। ये उठा के आप कहाँ डाल दोगे बेटा, जो भी आपने इक्वेशन यहाँ बनाई है, V इक्वल टू आपको डालना पड़ेगा √P0/3। डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा nRT अपॉन V शुड बी इक्वल टू P0 माइनस ऑफ A इंटू V²। V² बोले तो छोटे, P0/3।
देख लो ध्यान से। हाँ सर, तो यहाँ से टी की जो वैल्यू मिली वो मिली पी नॉट वी अपॉन एन आर माइनस, सही है क्या, देखो ध्यान से, पी नॉट वी अपॉन एन आर, ठीक है, एन आर वी क्यूब, अरे यार ये ए बी है यहाँ पे, पी नॉट बाई थ्री ए होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा पी नॉट बाई थ्री ए, है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये बेसिकली, है ना, तो पी माइनस पी नॉट बाई थ्री कितना हो जाएगा, मैटर क्या हो गया, क्लोज हो गया, ये हो जाएगा आपका टू पी नॉट बाई थ्री, सही है, सॉल्व कर लेना, इन टू वी अपॉन एन आर जो भी है फॉर्मूला, सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलें आगे की तरफ, यस सर, ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट, चलें आगे की तरफ, यस सर। अब अगर मैं बात करता हूँ टोटल फ्रीडम्स की, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूँ फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूँ तो ये टेबल आपको बहुत याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है भैया। तो क्या है टेबल, टेबल क्या बोलता है भाई, मोनो एटॉमिक गैस के लिए ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, रोटेशनल 0 होता है। बता देता हूँ रीज़न क्या होता है, मोनो एटॉमिक है, सिंगल है, क्योंकि ये जो एटम है ये अपने आप में ही इसकी वैल्यू 10⁻⁻10 की ऑर्डर की है, बहुत छोटी है, तो अगर इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना बच्चा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई होता है एम आर स्क्वायर, आर पहले ही कम है, एम आर स्क्वायर और ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को निगलेक्ट करते हैं, दैट इज़ वाई इट हैज़ ओनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी, चाहे एक्स में जाए, चाहे वाई में जाए, चाहे आपकी तरफ जेड में आए, ओके ओके। अच्छा, गामा एक टर्म होती है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अपॉन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, आपको पता ही होगा, तो 5/3 3R/2, ये मेयर्स इक्वेशन है, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, और सी वी इक्वल टू एफ आर अपॉन 2 होता है, ठीक है। ये टेबल आप याद कर लेंगे, डायटोमिक के लिए 3 2 टोटल हो गया 5, इसके लिए क्या हो गया, ट्राइटोमिक लीनियर ट्राइटोमिक के लिए 3 2 5 और 3 3 नॉन लीनियर के लिए 6। क्लियर हो गया क्या बेटा, बिल्कुल सही सर, सी पी और सी वी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर, ठीक है। और आपको पता है जब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं तो जो एक एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है बेटा, एक दूसरे से टकराता है, तो टकराने से पहले जो डिस्टेंस चलता है दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कितना होता है मीन फ्री पाथ, 1/√2πd² वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एन इज द मॉलिक्यूलर डेंसिटी, डी इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, रेडियस नहीं है, याद रखना, ठीक है, ओके। चलें आगे, यस सर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अब खूब सारे गैसेस को अगर मिक्स कर देंगे अपन तो सी मिक्स, गामा मिक्स और सी वी मिक्स कितना होगा, तो याद रखना, अगर N1 नंबर ऑफ मोल्स है किसी एक गैस के और N2 नंबर ऑफ मोल्स है किसी दूसरे गैस के और दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो भैया N1 CP1 + N2 CP2 अपॉन N1 + N2 और CV कितना हो जाएगा, N1 CV1 + N2 CV2 अपॉन N1 + N2 और M कितना हो जाएगा, N1 M1 + N2 M2 अपॉन N1 + M2, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप नेट गामा निकाल सकते हो CP/CV करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। हाँ भैया, इंटरनल एनर्जी क्या होती है आपको पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी होती है बेटा NCV∆T, ठीक है, या फिर CV को आप लिख सकते हो, देखना ध्यान से, CV को लिखा जा सकता है 1/n du/dt, इस चीज़ का आप याद रखें, ध्यान रखें, सही है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पता है क्या बोलता है बेटा, ये बोलता है NFRT बोलता है, ठीक है, बाय टू NFRT/2 होता है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, CV की वैल्यू यहीं से निकल के आई है, देखो ध्यान से, CV जब इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो कितना मिलेगा आपको, FR/2 इंटू 1/n इंटू n कर दोगे तो FR/2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है, तो इसलिए CV की वैल्यू वहाँ पे क्या बोल देते हैं अपन, 3R/2 बोल देते हैं बच्चे, सही है क्या, बिल्कुल सही है। किसी भी सब यह भी देखा है अपन ने NC∆T, कोई दिक्कत ही नहीं है, वेयर C इज फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके बोर्ड पे आ रहा है बेटा, इस किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आपको ये C की वैल्यू पता होनी चाहिए, CV + R/1 - x, वर्क डन बाय एनी प्रोसेस इज गिवन बाय P∆V, ये भी पता होगा आप लोगों को, बिल्कुल सही है सर। इसको PV कर्व से भी निकाला जा सकता है, इस पर क्वेश्चन भी आता है, PV कर्व से भी निकाला जा सकता है। और आपको पता है क्या चीज़ पता है आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या पता है कि सर कोई भी अगर आप हीट दोगे तो वर्क डन या फिर
दो चीज़ों में काम आएगी, उसकी पोटेंशियल सॉरी क्या बोलते हैं अपन, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में या फिर कुछ काम करने में गैस के ऊपर, ठीक है। और इसमें आता है साइन कन्वेंशन। इसमें क्या आता है बच्चे, साइन कन्वेंशन आता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। वर्क डन अगर सिस्टम कर रहा है बेटा तो फिजिक्स में पॉजिटिव लेते हैं, और उस पर काम हो रहा है तो वी विल बी टेकिंग वर्क डन एज अ नेगेटिव टर्म। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। चलिए देखो यही चीज़ है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। वापस से आप याद रखें, डेल्टा यू जो होता है, ठीक है ना, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट होता है। इन दोनों से उसको कोई लेना देना नहीं होता, ये दोनों पाथ डिपेंडेंट होते हैं। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। साइन कन्वेंशन ध्यान से देखेंगे, अगर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है। हीट इन इंटरनल एनर्जी राइज इन टेम्परेचर होगा तो पॉजिटिव, और ऑब्वियसली लो फॉल इन टेम्परेचर होगा तो नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम लिया जाता है पॉजिटिव, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम लिया जाता है बच्चे नेगेटिव। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। Now, moving on. This is again a very important slide. साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि क्या है, डेल यू क्या है, कैसा कोऑर्डिनेट है बेटा, कैसा सिस्टम है वो, पाथ इंडिपेंडेंट सिस्टम है, वो इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट पे डिपेंड है। साइक्लिक प्रोसेस में दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो जाते हैं, दैट इज वाई फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू बिकम्स जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में वी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बिल्कुल सही है कि नहीं, हाँ या ना। तो ध्यान से सुनना, पी डेल्टा वी क्या होता है, वर्क डन होता है, वी कांस्टेंट हो जाएगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। वर्क डन जैसे ही जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, क्यू और यू बचेगा। और आपको पता है क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन सी पी डेल्टा टी। वर्क डन कितना हो जाएगा, पी वी टू माइनस वी वन, पी डेल्टा वी। सही है कि नहीं, इसको अपन एनआरटी भी लिख सकते हैं, एनआर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, इसको एनसीवी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, करेक्ट है। एडियाबेटिक प्रोसेस याद रखना, ये तीनों चीज एक ही है, सिर्फ आप ये याद रख लो, ये आपने आप दोनों डिराइव कर लोगे कैसे, पीवी की पावर गामा इक्वल टू क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। पी की जगह तो क्या लिख सकते हैं, एनआर टी बाई वी इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एनआर भी कांस्टेंट है तो टी इंटू वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द सेम थिंग, राइट। ऐसे ही पी के लिए भी आप लिख सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या हो जाता है बेटा, जीरो। तो डेल्टा क्यू जीरो हो गया है तो डेल्टा यू की वैल्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाती है। और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो याद रखना बेटा, पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन गामा माइनस वन, या फिर एन सी वी डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, दोनों फॉर्मूले याद रखना। सेम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बस हो जाता है एनआर, है ना, एनआरटी एल एन वी टू बाई वी वन, या फिर एनआरटी एल एन पी वन बाई पी टू। इस केस में, सिर्फ इसी केस में डेल्टा यू क्या होता है बेटा, जीरो। कभी भी याद रखना, प्रोसेस कैसा भी हो हमेशा डेल्टा टी रहता है, एन सी वी डेल्टा टी, एक्सेप्ट आइसोथर्मल प्रोसेस, हमेशा हमेशा याद रख लो इसको, हमेशा हमेशा। क्लियर है क्या, क्लियर है सर। चलें आगे की तरफ, बिल्कुल सर। आइए आगे देखते हैं। फॉर एनी जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यू कैन एक्चुअली राइट सी इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स एन आर टी। ये वही वाला फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या आ चुका है, एक्स, वहाँ पे क्या था बेटा, गामा। क्लियर हो गया क्या, क्लियर है सर। चलें आगे, बिल्कुल। अब आते हैं अपन कारनॉट और रेफ्रिजरेटर पे, ठीक है। तो कुछ नहीं होता भाई, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है, एक वर्किंग सब्सटेंस होता है। सोर्स से हीट एनर्जी लेके सिंक में सप्लाई, सॉरी वर्क डन करके सिंक में सप्लाई कर देते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होगा, जितना वर्क डन हो रहा है प्लस जितना आपने इनपुट दिया है वही एफिशिएंसी होगा। तो वर्क डन कितना होगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो 1 माइनस Q2 बाय Q1। और आपको पता है Q2 बाय Q1 क्या होता है, T2 बाय T1, Q इक्वल टू NC डेल्टा T की वजह से। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है T1 माइनस T2 अपॉन T1 जो होता है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है। इसका एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस होता है किसके साथ, रेफ्रिजरेटर के साथ। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाला जाता है, दैट इज, ध्यान सुनना, Q2 अपॉन W। क्या है, कहाँ से लिया जा रहा है, अब सिंक से लिया जा रहा है, और W तो Q2 अपॉन W, ये इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है किसका, ईटा का। Q2 अपॉन W किया तो T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है कौन सी चीज़ बेटा, थर्मोडायनामिक्स। तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे, एक बात का आप ध्यान रखेंगे,
बात सिर्फ टॉपिक की नहीं है, बात सिर्फ इतना नहीं है कि थर्मोडायनामिक्स में 4 या 5 फार्मूला है। बात यह है कि इन फार्मूले पे आपको रिगरस प्रैक्टिस करते आनी चाहिए, एकदम एकदम मतलब वो होनी चाहिए, आंख बंद करके आपको ये पूरा फार्मूला याद होना चाहिए, कोई कभी भी कुछ भी पूछ ले तो एक बार अपन जल्दी से पूरा फार्मूला लिख लेते हैं, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। सर बिल्कुल सही सर। सबसे पहले तो टेबल बना लेते हैं सर, एक मोनो का, एक डाया का और एक पॉली का। ठीक है, तो मोनो में ट्रांसलेटरी कितनी होती है 3, रोटेटरी होती है 0। डाया में ट्रांसलेटरी कितनी होती है बेटा, देखते रहना ध्यान से। डाया में ट्रांसलेटरी कितनी होती है मुझे बताएंगे सर, 3 और 2। पॉली में कितनी होती है भैया, 3 और 3। नॉन लीनियर की बात कर रहा हूँ, लीनियर डाया में आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया। अच्छा तो ये तो हो गया ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। सीवी सर कितना होता है सर, सीवी अभी आपने बताया FR/2 होता है, FR/2 होता है, मतलब 3R/2 मतलब 5R/2 मतलब 3R। ठीक है, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, CP माइनस CV इक्वल टू R होता है। तो CP जो होता है वो क्या होता है, CV प्लस R होता है। तो R ऐड करोगे तो 5R/2, या इसमें भी R ऐड करोगे तो 7R/2, इसमें भी R ऐड करोगे तो 4R। क्लियर हो गया क्या, बिल्कुल सर क्लियर हो गया। सिमिलरली आप अगर गामा की बात करो तो वो होता है CP/CV। तो पहले वाले केस में बात करोगे, डिवाइड कर दो तो 5/3, दूसरे वाले में 7/5 और तीसरे वाले में 4/3। करेक्ट है, करेक्ट है। अभी आपने देखा, ध्यान सुनना, अभी आपने देखना कि CV जो होता है वो 1/n du/dt होता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। करेक्ट है क्या, बिल्कुल सही। U जो होता है वो होता है NF/T/2, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से। करेक्ट है। मेयर्स रिलेशन देखा आपने, CP इक्वल टू CV प्लस R। करेक्ट है, करेक्ट है। दूसरा आपने देखा क्या, गामा इज इक्वल्स टू CP/CV। करेक्ट है। तीसरा आपने देखा, फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस C इज गिवन बाय, फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस C इज गिवन बाय R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस x। एक और चीज़ मैं आपको दोबारा बता देता हूं बेटा, CV जो होता है उसको आप R अपॉन गामा माइनस 1 भी लिख सकते हो। ऑल राइट एवरीवन, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई फॉर्मूले में दिक्कत है क्या, नहीं है सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर सबकी वर्क डन बात करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँगा वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है भैया, 0। ठीक है, और इसके लिए डेल्टा लिख देता हूँ सारे प्रोसेस का नाम, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और एनी रैंडम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं भाई, आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक के अंदर डेल्टा Q 0 और पॉलीट्रॉपिक के अंदर PV की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट। यस और नो, यस सर। अगर मैं सबके वर्क डन की बात करूं तो पहले वाले का 0, दूसरे वाले का PV फाइनल माइनस V इनिशियल, या फिर अथवा NRT फाइनल माइनस T इनिशियल। क्लियर है क्या, बिल्कुल। आइसोथर्मल की बात करूं NRT ln है ना V2/V1 और NRT ln P1/P2। करेक्ट है। एटॉमिक की बात करूं मैं अगर, है ना, एडियाबैटिक की बात करूं तो PI/VI माइनस PF/VF अपॉन गामा माइनस 1 और NRTI माइनस TF अपॉन गामा माइनस 1। पॉलीट्रॉपिक की बात करूंगा तो नीचे x आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा U की, तो NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T, वापस से आइसोथर्मल में 0, NCV डेल्टा T, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा T। आइसोकोरिक में डेल्टा Q की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका NCV डेल्टा T। आइसोबैरिक में बात करता हूँ तो NCP डेल्टा T। उसके बाद आइसोथर्मल में अगर मैं बात करता हूँ आपके साथ तो कितना हो जाएगा भैया, ये
आइसोथर्मल में किसकी वैल्यू 0 है? हाँ, तो आइसोथर्मल में डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। वैसे ही बात करता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो वापस से एन सी वी डेल्टा टी, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में एन सी डेल्टा टी। सॉरी, ये तो 0 हो जाएगा। इसके अंदर कितना होता है बेटा? 0। एन सी डेल्टा टी, जहाँ सी की वैल्यू कितनी है अभी मैंने आपको बताया, आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो। आई नो थोड़ा सा लंबा सेशन हो चुका है, पर आई होप आपको ये सब चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से रिवाइज किया हो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू फॉर पेशेंट।